यहाँ पर देखो टेबल कंटेंट बताया गया है एंड नो डाउट इसमें प्रैक्टिकल भी है। तो वेब एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग इसको एक्सेस करना या फिर हैकिंग सीख जाते हो देन आप सोशल मीडिया भी समझ सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि सोशल मीडिया वेब एप्लीकेशन ही है राइट, तो यहाँ पर हमको फुटप्रिंटिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंड आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है देखो। अब यहाँ पर देखो समरी क्या क्या है, सारी चीज़ें एक साथ ला लिया इसने। एस्पिनेट जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका वर्जन, इस टैब में आप अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ देख सकते हैं कहाँ पर क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन की है देखो, ओह गॉड। तो यहाँ पर देखो जो इसकी डेटाबेस, CSS, इमेजेस, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल चुका है दोनों। तो यहाँ पर डालते हैं एडमिन एंड क्वेटरी जो भी है query@123। तो इसको अब मैं डाल के देखता हूँ। यूज़र ID पासवर्ड से आप दूसरे यूज़र्स का डेटा कैसे एक्सेस कर पाओगे वो देखो। यहाँ पर पैरामीटर टेम्परिंग है, ये इतनी खतरनाक है कि दूसरे यूजर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम रही एक वेबसाइट में। एंड एक्सेस जो है वो यूज़र साइड से इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया इतनी सारी एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जिसका बनाना चाहता हूँ, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीथिंग सबका बना सकता हूँ। यहाँ पर फेसबुक का है। तो अगर आप वेब एप्लीकेशन हैकिंग या फिर वेबसाइट जो भी आपकी जिस तरह की आपकी सोशल मीडिया है आपकी, अगर वो आपकी सपोर्ट मतलब किस टाइप की है, वो वेब एप्लीकेशन या वेब साइट है, तो दोनों के अगर उसमें कमी ढूंढ लेते हो तो यू आर एबल टू हैक इट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वेब एप्लीकेशन हैकिंग के ऊपर। तो कंप्लीट वीडियो है वेब एप्लीकेशन हैकिंग के ऊपर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब एप्लीकेशन क्या होता है, इसकी सिक्योरिटीज क्या क्या है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, एवरीथिंग। सो हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे एंड वंस अगेन वेलकम टू द न्यू वर्जन हैकर चैनल। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 1 मिनट जरूर से लेना चाहूंगा। अगर आप ये सारे मॉड्यूल्स, इथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, नेटवर्किंग, रेड हैट लिनक्स, ये सारी चीज़ें अगर आप एडवांस लेवल पर देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर से कांटेक्ट कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना। वहाँ पर इन कोर्सेज का ब्रोशर दिया हुआ है जो कि आपको सारी चीज़ें एडवांस लेवल पर सिखाई जाएगी एंड ये कोर्स पेड होने वाला है। सो एक बार टीम से कॉन्टैक्ट करो, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ पर आपका अच्छा करियर बिल्ड हो जाएगा जब ये सारी चीज़ें एडवांसली सीख लोगे आप लोग। तो इस वीडियो को अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा एक बोर्ड में लिखा हुआ वेब एप्लीकेशंस, तो इसके नीचे कुछ और वर्ड लिखे हुए हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपसे सीखोगे आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो टेबल कंटेंट बताया गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की है, ठीक है, इसमें एडिड नहीं है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन वर्सेस वेब सर्वर, जो कि इसमें जरूर से होने वाला है। मैं आपको आगे जब उसका टाइम आएगा तो मैं जरूर से बताऊंगा। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं। आपने वेब सर्वर के बारे में समझा था, इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। बेसिकली उसका आई बटन पे लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट में तो आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अभी इसके पहले ही जस्ट अपलोड हुई थी वीडियो, इससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी वही वीडियो है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको अच्छा माइंड क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हम इसमें कवर अप तो करने वाले हैं इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ये आपकी सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कंटेंट है यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स क्या होने वाला है, बेसिक्स के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कॉमन वेब एप्लीकेशन अटैक्स, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल्स क्या क्या है, काउंटर मेजर्स क्या है एंड कंक्लूजन क्या है। एंड नो डाउट इसमें प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल एंड टेस्टिंग भी करने वाले हैं हम लैब पर अपने। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इसका, कि इंट्रोडक्शन है बेसिकली वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो वेब एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें एज पर द इसके डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड वेब एप्लीकेशन आर यूज एवरीवेयर, शॉपिंग, वेबसाइट, बैंकिंग, पोर्टल, सोशल मीडिया, ठीक है, एंड प्लेटफॉर्म्स एंड बिजनेस एप्लीकेशन, बट वेब एप्लीकेशन हैव अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि जो वेब एप्लीकेशन है वो हर जगह यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं जिसको हैकर जो है वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ठीक है, एंड एक्सप्लॉइट करके, ठीक है, एक्सप्लॉइट करके उसकी वल्नरेबिलिटी जो भी वल्नरेबिलिटीज होगी उसमें उसके अकॉर्डिंग
उसमें अनऑथराइज एक्सेस ले लेते हैं एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वेब एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं कि वेब एप्लीकेशन हर जगह यूज होता है, लेकिन आपके माइंड में होगा ये वेब एप्लीकेशन एक्चुअल में है क्या। वेबसाइट के बारे में सुना है मैंने, वेब एप्लीकेशन पहली बार सुन रहे हूँ या फिर बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो देखो वेब एप्लीकेशन सिंपल सा वर्ड है, वेब का एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे आप ऐप स्टोर इंस्टॉल करते हो बस वही है ये, ठीक है। ऐसे ऐप्स होते हैं जैसे ऐप्स आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, राइट, लेकिन वेब एप्लीकेशन आप वेब ब्राउज़र से एक्सेस करते हो। ये वाले ऐप जो होते हैं आप वेब ब्राउज़र से एक्सेस करते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का एग्जांपल लेता हूं मैं, तो फेसबुक आप कहां से एक्सेस करते हो, अपने फ़ोन में भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो एंड उसके आपके लैपटॉप में आप उसके वेबसाइट में जाके, ठीक है, उसका वेब एप्लीकेशन रहेगा बेसिकली, तो आप उसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये किस वजह से हो पाता है, ये वेब एप्लीकेशन की वजह से हो पाता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो एप्लीकेशन है ना वो सर्वर पे इंस्टॉल होता है, बट आप उसको एज अ वेबसाइट एक्सेस करते हो, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि फ़ोन में तो आप इंस्टॉल करके ऐप इंस्टॉल ही कर लेते हो, जो आप फ़ोन इंस्टॉल ऐप करते हो इंस्टॉल, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। ऐप्स कहते हो या एप्लीकेशन करते हो, उसका फुल फॉर्म तो वही है, एप्लीकेशन। वैसे ही यहाँ पर एप्लीकेशन भी होता है, वेब एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशंस यही है कि मतलब उसको बस एक डेस्कटॉप के हिसाब से बनाया जाता है एंड वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है कि इसमें आपके सर्वर पे, ठीक है। मतलब जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मल्टीपल जो भी वेबसाइट, जैसे यूट्यूब की बात करूं, मल्टीपल चीज़ें हैं, यूट्यूब भी तो आपका वेब एप्लीकेशन है ना, क्योंकि ये वेब ब्राउज़र पे भी एक्सेस कर सकते हो आप लोग, राइट, एंड इसको आप एप्लीकेशन के तौर पर भी अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो आप फ़ोन में भी उनका ऐप इंस्टॉल कर लो एंड सेम उसी का सेम एग्जैक्ट उसी का वर्जन आप अपने डेस्कटॉप पे चला पाओ, लैपटॉप पे चला पाओ, बड़ी स्क्रीन पर चला पाओ, तो ये बेसिकली क्या होगा, वेब एप्लीकेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब उसी की बात करूं मैं वेबसाइट्स की, जो वेब सर्वर होते हैं वेबसाइट्स की, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि वहां पर पेजेस मिलते हैं आपको, ठीक है, वेब के पेजेस मिलते हैं, मतलब पहले पेज में गए, दूसरे पेज में गए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो इंटरफेस आपको फ़ोन में मिलेगा वही इंटरफेस आपको लैपटॉप में मिलेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा साइड एंड थोड़ा सा आगे पीछे मिलेगा, बाकी एग्जैक्ट होता है। वेबसाइट में पेजेस होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के पेजेस होते हैं। जैसे आपके बुक में पेजेस होते हैं, पहले पेज पे कुछ और मिलेगा, दूसरे पेज में कुछ और मिलेगा, है ना। तो वेबसाइट को आप फ़ोन में, मतलब फ़ोन में एप्लीकेशन उनका इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं आता है, ठीक है, वो ऑनलाइन ही होती हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन वेब एप्लीकेशन का आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन्स में, है ना। एंड वेबसाइट्स को आप बेसिकली क्रोम ब्राउज़र या गूगल्स में सर्च करके या फिर अलग अलग ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वेबसाइट को आप सिर्फ ब्राउज़र में ही एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन वेब एप्लीकेशन को आप ब्राउज़र में एंड सेपरेट एज अ प्लेटफॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आपने डाउनलोड कर रखा है यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, बहुत सारी चीज़ों का आपने डाउनलोड कर रखा। सो बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन था एक वेब एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन क्या होता है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है। एंड इसका जब हम दोनों का डिफरेंस कंपैरिजन देखेंगे तो ये आपके माइंड में क्लियरली बैठ जाएगा, उस वक्त और भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखो, तो ये मॉड्यूल आपको क्या क्या बताएगा, कॉमन वेब एप्लीकेशंस एंड क्या क्या टेक्निक्स है उसको, है ना, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, एंड उसके काउंटर मेजर्स हैं, एंड लास्ट लाइन आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। विद द नॉलेज यू विल एबल टू अंडरस्टैंड है टेक्निक्स जो भी हैं, ठीक है। वर्ड्स मैं चाहता हूँ कि बोलना नहीं चाहूँ क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाला है, तो थोड़ा सा इश्यू बना रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम देख लेंगे। तो वॉरियर्स यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली अब वेब एप्लीकेशंस का जो बेसिक्स होता है उसके बारे में, कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं जो हमको देखने पड़ते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये बेसिक्स हैं वेब एप्लीकेशन के। तो व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। देखो वेब एप्लीकेशन के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, दोनों के बारे में मैं हालांकि बताया, तो स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं कि वेब एप्लीकेशन क्या है। तो वेब एप्लीकेशन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो वेब सर्वर पर होस्ट होता है, मतलब, ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन आप कहाँ स्टोर करते हो, अपने फ़ोन में, ठीक है।
लेकिन ये वाले एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन, ये स्टोर होते हैं किसी सर्वर पर, ठीक है, एंड इसको आप एक्सेस करते हो किसी न किसी ब्राउजर से, ठीक है। ये एकदम वेबसाइट जैसे ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वेबसाइट होते नहीं है, ठीक है। इनका काम, वर्किंग डिफरेंस होता है, टोटली अलग होता है एक वेबसाइट से। एंड वेबसाइट की बात करूं तो वो यहाँ पर डिलीवर करता है वेब पेजेस, लेकिन ये एक्चुअल में पूरा का पूरा कंप्रेस्ड एप्लीकेशन होता है जिसको कुछ आपको डिलीवर करने की जरूरत नहीं होती। एक बार आपने इसको सर्च किया तो आप पूरा एक्सेस कर सकते हो उसको। जैसे आप एक बार अपने एप्लीकेशन को खोला, आपने किसी भी फोन के, जैसे यूट्यूब को आपने खोला, तो आपको वहां पर बार बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने खोल लिया तो आपको सारे फीचर विजुअल मिल जाएंगे। लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं होता, वहां पर हर पेज के लिए आपको सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं वेब एप्लीकेशन, ठीक है। देन यहाँ पर मैं बताऊं आपको, तो वेब एप्लीकेशन जो है ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक वेब एप्लीकेशन एंड दूसरा होता है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन जो है, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, ये सिंपल होता है, मतलब एकदम सिंपल होता है, न ज़्यादा ग्राफिक एवरीथिंग। ये सिंपल ही होता है, HTML और CSS का यूज़ करके बनाया जाता है इसको, ठीक है। मतलब नॉर्मली रहेगा। देन जो दूसरा डायनेमिक वाला है, ये बेसिकली डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग पर, लैंग्वेज पर यूज़ करता है बेसिकली। मतलब इसका अलग से एक डेटाबेस होता है एंड ये स्क्रिप्टिंग भी यूज़ करता है, इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली मैनेजेबल डेटाबेस होता है, जैसे कुछ कुछ वेबसाइट्स की तरह, ठीक है। तो कह सकते हो कि इसका एक अलग से डेटाबेस होता है, डेटाबेस यूज़ करेगा। HTML वाला सिर्फ आपको शो करेगा, लेकिन जो नॉर्मल वाला है, स्टैटिक वाला, वो फिक्स रहेगा, मतलब एक ही जैसा फिक्स रहेगा स्टैटिकली, ठीक है। उसमें ना कोई चेंजेस हो जाए कर सकते हो आप, ना कुछ, बस आप उसमें चीज़ें रीड कर सकते हो। जैसे कोई ऐसी वेबसाइट जो बुक आपको दिखाती हो, सिर्फ आप उसमें बुक रीड कर सकते हो बस। लेकिन जो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन होते हैं, ये बेसिकली आपके कुछ डेटा, मतलब डेटाबेस स्टोर करने के लिए कुछ डेटाबेस रखते हैं, मतलब डेटाबेस सर्वर अलग से होता है उनका। जैसे आपका पासवर्ड्स, आपका लॉगिन आईडी, एवरीथिंग, ये सारे मैनेज करने के लिए वहाँ पर एक अलग से सर्वर होता है उसका, ठीक है। एक में उसका डेटाबेस स्टोर होगा एंड दूसरे सर्वर में उसका बेसिकली जो भी एप्लीकेशन है वो स्टोर होगा, ठीक है। मतलब मैन एप्लीकेशन स्टोर होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ये डायनेमिक स्टैटिक मतलब फिक्स रहेगा, एक पेज के जैसे ही रहेगा, सिंपली नॉर्मल, आपको पता भी नहीं चलेगा वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन नॉर्मल ऐसे रहेगा। देन दूसरा डायनेमिक रहेगा वेब एप्लीकेशन। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, वही जो आप देखते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे डायनेमिक है, क्योंकि इसमें आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो। लेकिन जो स्टैटिक वेब एप्लीकेशन है उसमें कुछ आप अपलोड नहीं कर सकते, बस देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है, यहाँ पर मैं की कंपोनेंट्स की बात करूँ, क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं वेब एप्लीकेशन के। तो वेब एप्लीकेशन में बेसिकली सबसे पहले तो यूज होते हैं सर्वर, ठीक है। इसमें वेब सर्वर भी यूज होता है, मतलब वेबसाइट्स के लिए जो सर्वर यूज होता है ना, मतलब जो वेबसाइट के लिए एक सर्वर यूज होता है, वही चीजें यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। वेबसाइट में जैसे एक बहुत सारे सर्वर यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है अपाचे, है ना, ये देखो अपाचे, NGINX, IIS, ये जो सर्वर है ये यूज होता है आपके वेबसाइट में भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूज होता है डेटाबेस स्टोर करने के लिए। देखो कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करना पड़ेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि आप हार्ड ड्राइव कौन से कंपनी की यूज करते हो, किंगस्टन की, WD की, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं है तो एक ही, स्टोर तो डेटा ही करेगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं डेटा तो स्टोर करना पड़ेगा ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि आप खुले में छोड़ देंगे। तो सर्वर तो दोनों जगह लगेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, आपका वेबसाइट में भी लगेगा, वेब एप्लीकेशन में भी लगेगा। तो दोनों में सर्वर लगभग एक ही तरह के यूज होते हैं, उसमें कोई वो नहीं। देन उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या होती है, इसमें डेटाबेस सर्वर होता है। डेटाबेस सर्वर जैसे MySQL, PostgreSQL एंड MongoDB एंड Oracle DB। तो ये क्या होते हैं, ये डेटाबेस को मैनेज करने वाले सर्वर होते हैं, ठीक है। मतलब यूजर का जितना भी डेटाबेस है वो बेसिकली उसको मैनेज करने के लिए। एंड ये सर्वर क्या होते हैं, सर्वर किस लिए होते हैं, तो सर्वर बेसिकली यूजर की रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्स देने के लिए यूज होता है बेसिकली, ठीक है। सर्वर जो होते हैं ये आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एंड आपके
जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, दैट्स इट, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको रिस्पॉन्स देगा, उसी का जिस चीज़ को भी आप एक्सेस कर रहे हो उसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें और होती हैं, जैसे इसमें क्लाइंट साइड होता है एंड बैक एंड होता है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड में क्या होता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें दो चीज़ें यूज होती है, HTML तीन चीज़ें यूज हो रही है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड मतलब वो साइट जो आपको दिखता है, ठीक है, बेसिकली सामने से, ठीक है, मतलब जो आप इंटरफेस एक्चुअल में देखते हो सामने, जो आपको दिख रहा होता है पेज ना, उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं। मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हो, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप कंप्यूटर में कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो सर्वर से, मतलब अपने कंप्यूटर में किसी वेबसाइट को आपने सर्च किया, जैसे newversionhacker.com आपने सर्च किया, ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक इंटरफेस दिखेगा जो आपके लैपटॉप पे दिखता है कि चलो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर नाम दिख रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम तो क्लाइंट है ना इसके, है ना, ये सर्वर है और हम उसके क्लाइंट है। क्लाइंट किसको कहते हैं, जो सर्विस को यूज लेता है, बेसिकली जो सर्च करता है। तो गूगल के आप कौन हो, गूगल के आप क्लाइंट ही हो, ठीक है। गूगल सर्वर है एंड आप उसका क्लाइंट हो बेसिकली एक तरह से, ठीक है। आप यूजर हो, यूजर जो होता है वो क्लाइंट होता है हमेशा। तो बेसिकली जो क्लाइंट साइड पर आपको पेज दिख रहा होता है उसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं, या फिर उसको फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड जो फ्रंट में दिखता है। देन दूसरा यहाँ पर बैक एंड होता है। बैक एंड में क्या होता है, बैक एंड में वो सारी चीजें होती हैं, जैसे सर्वर साइड लॉजिक जो भी हैंडल करने वाली चीजें होती हैं, जैसे ये बेसिकली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, बैक एंड में जो भी चीजें चल रही होती है उसके वो, ठीक है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है एवरीथिंग। तो मतलब जैसे आपने कोई भी चीजें न्यू वर्जन हैकर में, जैसे आपने कोई भी चीजें देखी, आपको कुछ भी दिखा वहां पर, जैसे कोर्स दिखा, तो आपने उसको ऑर्डर करने की कोशिश की, तो क्या करेगा वो, सबसे पहले सर्वर पे जाएगा, ठीक है, वहां से क्रॉस चेक करेगा कि यूजर वैलिड है या नहीं है, देन आपको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ आप ऑर्डर कर सकते हो, देन वहां पर इंफॉर्मेशन आएगी सारी, ठीक है। वैसे ही फेसबुक यूट्यूब पे होता है, ठीक है, कि आप जैसे आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर लॉगिन किया, ठीक है, या फिर कभी भी लॉगिन किया, तो आप लॉगिन क्रेडेंशियल जो है ना आपकी, वो सर्वर पे जाता है चेक होने। तो क्या आपको वो सामने दिखता है, नहीं दिखता, क्योंकि वो बैक एंड में हो रहा होता है, ठीक है। जो चेकिंग एंड रिक्वेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो पीछे साइड हो रहा होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैक एंड। एंड बैक एंड के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती है वो PHP, पाइथन, Node.js एंड ASP.NET होता है आज, ठीक है। तो ये बेसिकली इतने सारी चीजें होती हैं वहां पर बैक एंड में, ठीक है। .NET एंड Node.js, पाइथन, PHP, ये बेसिकली बैकएंड के लिए यूज होती हैं। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को ये कंपोनेंट सारा समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ। ये कंपोनेंट बेसिकली बहुत चीजें समझने की बहुत जरूरी है, इन चीजों को समझना, क्योंकि एथिकल हैकिंग में वेबसाइट कैसे काम करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस, एक स्टोर करने वाला डिवाइस जहां पर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है बेसिकली। अब आप ऐसा सोचो कि जैसे ये एक कंप्यूटर है, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर मार्कर ले लेता हूँ। ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर में आप एक एप्लीकेशन, जैसे कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे मैं यूट्यूब की बात करूँ, आप यूट्यूब यहाँ पर डाउनलोड कर दो, इंस्टॉल कर दो बेसिकली, ठीक है। एंड आप रिमोटली दूसरे कंप्यूटर में बैठ के इसको रिमोटली यहाँ से चलाओ, यहाँ पर एक्सेस करके रिमोटली चलाओ, ठीक है। मतलब दूसरे जगह पे बैठ के उसको आप देखो, ठीक है। तो वही तो हो रहा है, मतलब इस कंप्यूटर में स्टोर है, इंस्टॉल किसी दूसरे कंप्यूटर में है एंड चला आप किसी और कंप्यूटर में पा रहे हो। तो ये बेसिकली यही इसका वो होता है, लॉजिक होता है। इंस्टॉल वो सर्वर पे होता है एंड आप सर्वर पे रिक्वेस्ट करके आप अपने कंप्यूटर में लाते हो एंड वो यूज कर पाते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं इजी एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि जैसे देखो आप अमेजोन पे आप लॉगिन करते हो, ठीक है। जैसे आपने अमेजोन पे लॉगिन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर क्या होता है, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर में आपने ब्राउजर में, ठीक है, ब्राउजर अमेजोन क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है। क्यों, क्योंकि आप उसको फोन में भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख पाते हो एंड वो आपके डेस्कटॉप पे भी चल जाता है, ठीक है।
तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल आप अपना यहाँ पर लॉगिन करने जाते हो वेब सर्वर पे, अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर क्या है? एक क्लाइंट साइड है, ठीक है। मतलब ये क्लाइंट साइड होता है। ब्राउजर किस साइड में एक्सेस होता है? क्लाइंट साइड पे। तो ब्राउजर पे गए, ब्राउजर मतलब आपका वही क्रोम या फिर आप जो यूज करते हो एज, जो भी आप यूज करते हो, फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउजर ही तो हैं। तो ब्राउजर पे आप गए एंड यहाँ पर आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाला, ठीक है, किसका? अमेजोन का। अब बैकएंड में क्या होगा? बैकएंड में जो वेब ब्राउजर है, आपका जो ब्राउजर है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को, ठीक है। वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा एंड वेब सर्वर किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? डेटाबेस को। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर या फिर आपका ब्राउजर वो जानता है वेब सर्वर को, ठीक है, जहां पर वो इंस्टॉल है, ठीक है। एंड आपकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो रखा हुआ है वो कहां पे रखा हुआ है? डेटाबेस सर्वर पे। तो ये क्रॉस चेक करेगा, कौन? वेब सर्वर क्रॉस चेक करेगा कहां से? डेटाबेस सर्वर से। डेटाबेस सर्वर जब इसको रिस्पॉन्स देगा कि हाँ ये यूजर जो है ये वैलिड है, ये प्रॉपरली ऑथेंटिकेट है, इसने सही पासवर्ड डाला है, सही यूजर नेम डाला है, तब आपको यहाँ पर ये रिप्लाई देगा, कौन? वेब सर्वर रिप्लाई देगा कि हाँ आप लॉगिन कर सकते हो। देन आपका लॉगिन पेज लोड हो जाएगा, आप वहां पर लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये काम करने का तरीका होता है किसका? आपके वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखो, वर्किंग तो एकदम उसके जैसे ही है, वेबसाइट के जैसे ही है, लेकिन एक्चुअल में अलग चीज होता है। वेबसाइट जो है ना वो बेसिकली अलग तरीके की होती है, अलग चीज होती है वो। उसमें वेब पेजेस होते हैं, इसमें वेब पेजेस नहीं, एक एप्लीकेशन जो सर्वर पर ही इंस्टॉल हो जाता है। अब उसको बहुत सारे लोग रिमोटली एक तरह से एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अच्छा एग्जांपल समझ सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। सोरियर वेब एप्लीकेशंस बेसिक्स के बाद यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको कुछ चीजें कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है, जैसे आपका मतलब एक सर्वर क्या होता है, मतलब वेब सर्वर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर वेब भी हो सकता है, वेब सर्वर या एंड वेब एप्लीकेशन, ये सारी चीजें समझना है। तो देखो, वेब सर्वर जो होता है बेसिकली, वेब सर्वर एक तरह का सर्वर है जो कि एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि चीजों को स्टोर करता है, मतलब चीजें मतलब डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो देखो, वेब सर्वर जो है चीजों को डिलीवर करने का काम आता है, क्योंकि जो चीज जो स्टोर करेगा वही तो डिलीवर करेगा। तो ये डेटा स्टोर करता है, पेजेस को स्टोर करता है, ठीक है, या फिर इसी के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो स्टोर होते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो कह सकते हो कि एक आपके जो कंप्यूटर आप यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, एक उसका एक अपग्रेडेड बड़ा वर्जन, ठीक है, उसका एक बड़ा साइज वाला कंप्यूटर, उसको सर्वर कहेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो वेब एप्लीकेशन है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है दो जो इंटरेक्टिव होता है। जैसे जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो सर्वर पे इंस्टॉल होता है, इसी पे इंस्टॉल होता है ये, ठीक है, इस पे इंस्टॉल होता है ये। वेबसाइट भी इसी पे स्टोर होती हैं, ठीक है। तो जो सर्वर होते हैं बेसिकली वो चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन वो होता है जो स्टोर होता है सर्वर पर, मतलब इंस्टॉल तो सर्वर पर होता है, एंड वो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है आपको, जैसे आप उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हो और बहुत मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हैंडल रिक्वेस्ट सर्वर स्टैटिक कंटेंट, ठीक है, मतलब जो भी रिक्वेस्ट होती हैं उसको हैंडल करता है, ठीक है। एंड ये जनरेट डायनेमिक कंटेंट, ये बेसिकली एक तरह से, कभी अब तो सर्वर भी डायनेमिक होते हैं कई कई, लेकिन ये जो है स्टैटिक कंटेंट एक साथ डिलीवर मतलब करता है। जैसे कि आप लॉगिन पेज एक सेट कर दोगे कि इस जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट करे तो आपको ये वाला पेज डिलीवर करना है, ठीक है, लॉगिन पेज डिलीवर करना है, तो ये सर्वर क्या करेगा? सिर्फ लॉगिन पेज ही डिलीवर करेगा। तो ये क्या करे, एंड जो वेब एप्लीकेशन होता है ये डायनेमिक चीज़ें आपको देता है। मतलब आप पहले लॉगिन करेंगे, देन आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आप रील्स देख सकते हो, जैसे यूट्यूब के एग्जांपल लो तो वीडियोस देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो ये वेब एप्लीकेशन का। देन सर्वर का एग्जांपल लूँ तो अपाचे, nginx, IIS ये नाम है। जैसे मैं IIS की बात करूँ तो ये विंडोज़ का है, ठीक है, एंड ये दोनों लिनक्स में यूज़ होते हैं, अपाचे एंड nginx, ठीक है। एंड वेब एप्लीकेशन की बात करूँ तो देखो फेसबुक, जीमेल, अमेजोन, ठीक है,
ये सारे क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये चीजें समझने की जरूरत है कि जैसे सर्वर तो मैंने बता दिया एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर सारी चीजें स्टोर होती है, एंड वेब एप्लीकेशन के बारे में बता दिया कि वेब एप्लीकेशन एक क्या होता है, एप्लीकेशन होता है जो सर्वर पर इंस्टॉल होता है, मतलब इसी पर। ठीक है, वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन में स्टोर होता है। अब यूज तो वर्ड दोनों में यूज हो रहा है, वेब। ठीक है, वेब, वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन दोनों में यूज हो रहा है। तो सर्वर मतलब आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक कंपैरिजन और दिखाता हूं जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, तो वो कंपैरिजन होता है आपका बेसिकली वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन का। तो वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ वेबसाइट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट जो होते हैं उसके बारे में इधर लिखा हुआ है एंड वेब एप्लीकेशन के बारे में इधर लिखा हुआ है। तो इन दोनों में क्या होता है, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट जो होती है ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं विद स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट। मतलब ये बहुत सारे पेजेस को मिलाकर बनाई जाती है, जैसे कि आपकी बुक बनाई जाती है। ठीक है, आपकी बुक जैसे बनाई जाती है ना, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ठीक है, एंड मल्टीपल पेजेस होते हैं बेसिकली। पहला पेज, देन दूसरे पेज पे जाओ, फिर तीसरे पेज पे जाओ। आप गूगल पे जाते हो तो वहाँ पर नीचे देखना आपको 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दिखेंगे, तो वो क्या है, वो पेजेस हैं बेसिकली। ठीक है, वेब के पेजेस है कि आप पहले पेज के कंटेंट खत्म हो गया, आप दूसरे पेज पे जाइए। ठीक है, वैसे ही आपकी बुक होती है कि पहले पेज दूसरे पेज, तो ऐसे बहुत सारे पेजेस को मिला के एक वेबसाइट को बनाई जाती है। देन वेब एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इसमें पेजेस यूज नहीं होता, ये वन बंडल होता है। ठीक है, मतलब एक तरह का बंडल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूं, वेबसाइट हो गई आपकी बुक, एंड मैं इसको मान लेता हूं जो आपके वेब पेजेस होते हैं, वेब एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली। वेब एप्लीकेशन आपका एक तरह का आपका फोन हो सकता है। ठीक है, फोन कैसे, तो वो एकदम कॉम्पैक्ट है, उसमें क्या अलग अलग पार्ट्स हैं बाहर अलग से, मतलब एक ही साथ पैक कर दिया गया उसमें सारी चीजें। ठीक है, मतलब वो पैक है एंड आपको बहुत सारी इंटरेक्टिव चीजें दे सकता है वो, आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिकली एक एप्लीकेशन जो आप यूट्यूब एवरीथिंग इंस्टॉल करते हो, वहां पर क्या आपको अलग अलग पेजेस सर देखने पड़ते हैं। वहां पर दिखता है आपको कि पहला पेज दूसरा पेज नहीं दिखता होगा, है ना, क्योंकि वो एप्लीकेशन है, वो डिफरेंट तरीके से काम करता है एंड कंबाइन होके बनता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, वेब एप्लीकेशन जो कंबाइन होके बनता है, उसमें पेजेस नहीं होते हैं एंड ये सर्वर पर इंस्टॉल होता है। हालांकि दोनों ही सर्वर पर स्टोर होते हैं, जैसे कि जो सर्वर हमने अभी देखा उसी में। देन उसके बाद इनके फंक्शंस की बात करूं तो ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे न्यूज़, ब्लॉग और सर्विसेज। ठीक है, जैसे आप ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते हैं, सिर्फ न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे आप चीज़ों को खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, मतलब चीज़ों को खरीद सकते हैं, ऑर्डर तो हालांकि नहीं, लेकिन सर्विसेज देख सकते हैं वहाँ पर कि किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो मतलब न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग्स जो आप पढ़ते हो वो वेबसाइट पर होता है। लेकिन ये जो वेब एप्लीकेशन है ये अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट, डेटा प्रोसेसिंग एंड डायनेमिक कंटेंट एंड अपडेट्स। ठीक है, कंटेंट अपडेट्स वो मिलते रहते, मतलब इसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मल्टीपल ऑफ चीज़ें, गूगल। ठीक है, तो ये एवरीथिंग एक तरह से कह सकते हो कि आपका वेब एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन आपके डायनेमिक होंगे, आपको डेली कंटेंट उसमें आप अपलोड कर पाओगे, मतलब वेबसाइट से कहीं ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, वेब एप्लीकेशन होते हैं एंड इसका यूज़र इंटरफेस मोस्टली लिमिटेड होता है, जैसे रीडिंग के लिए एंड व्यूइंग के व्यू करने के लिए, मतलब देखने के लिए और रीड करने के लिए ही कंटेंट होता है। लेकिन वेब एप्लीकेशन की बात करूँ तो हाईली इंटरेक्टिव होता है, जैसे आप इसमें फॉर्म सबमिशन कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, रियल टाइम अपडेट्स जो होते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, वो इसी पे हो पाता है। ठीक है, जूम की बात करूं, जो जूम आप यूज करते हो वो भी एक तरह का वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, जैसे डेस्कटॉप पे पर यूज करते हो, क्योंकि डेस्कटॉप पे भी यूज होता है, फोन पे भी यूज होता है, जो चीजें दोनों प्लेटफॉर्म पर यूज हो सकती हैं, जैसे फोन पे भी लैपटॉप पर भी आप दोनों चीजें देख सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे, वेब एप्लीकेशन कहेंगे। और जो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पर या फिर ब्राउजर पर ही एक्सेस की जा सके, ठीक है,
मतलब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि दोनों जगह पे इंस्टॉल हो सके। जैसे आप यूट्यूब की बात करो तो आप इस पे वेब ब्राउज़र पे एक्सेस करते हो, किस में, लैपटॉप्स पर, डेस्कटॉप पर, एंड फ़ोन में डाउनलोड करके देखते हो। लेकिन अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, जैसे जैसे विकीपीडिया की बात करूं, ठीक है, जैसे आपने विकीपीडिया देखा होगा, एक वेबसाइट होती है विकीपीडिया, एंड जो न्यूज़ की वेबसाइट होती है, क्या आप उसको फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक वेबसाइट है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र पे रन होगी, ठीक है, उसको पेजेस से बनाया गया है, ना कि एक कंप्रेस करके आपको इंस्टॉल के लिए अवेलेबल नहीं किया गया है उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे विकीपीडिया, ब्लॉग, न्यूज़ साइट, वो इसका एग्जांपल है। एंड वेब एप्लीकेशन तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, तो फेसबुक, जीमेल जो होता है, ऑनलाइन बैंकिंग भी वेब एप्लीकेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एंड ओवरऑल सारा सोशल मीडिया, ठीक है, जितना भी सोशल मीडिया है वो आप वेब एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, मतलब वेब एप्लीकेशन के अंदर ही आता है। एंड वन थिंग मोर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग इसको एक्सेस करना या फिर हैकिंग सीख जाते हो, देन आप सोशल मीडिया भी समझ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि सोशल मीडिया वेब एप्लीकेशन ही है, राइट। तो मैं अपडेट कर दूं कि ये, जैसे आपने डिस्क्लेमर में स्टार्टिंग में देखा था कि एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि आप अपनी सिक्योरिटी कर सको, अपने करियर को सिक्योरिटी में इथिकली आगे बिल्ड कर सको, एंड इथिकल तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करो, इसलिए सिखाई जा रही है, ना कि लीगल काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन क्या क्या अटैक हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कॉमन अटैक हो सकते हैं एक वेब एप्लीकेशन में, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल वीडियो तो वेब एप्लीकेशन के बारे में ही है एंड वेब सर्वर के बारे में मैंने बता दिया था आपको। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट सेम, ठीक है। एंड वेब सर्वर के बारे में आप लास्टली आपने वेब सर्वर के बारे में देखा था। वेब एप्लीकेशन के बारे में सीख जाओगे तो आप तो वेबसाइट के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। एंड वेब सर्वर्स एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। मतलब वेब सर्वर तो स्टोरिंग वाले होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर पहले यहाँ पर बात करूँ, फर्स्ट जो आपका यहाँ पर अटैक है वो होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, SQLI, ठीक है। SQLI अटैक जो होता है ना, बेसिकली जैसे SQLI इंजेक्शन जो है, ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें जो हैकर्स होते हैं वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस मैंने बताया था, अभी याद होगा आपको, डेटाबेस में जिसमें आपके सारा डेटा स्टोर होता है, यूजर नेम, पासवर्ड, उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इससे अटैकर अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अगर अनऑथराइज एक्सेस मिल गया तो आपको पता है, एंड डेटा चुरा सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये इसका एग्जांपल है, मतलब ये इसका नॉर्मली समझाने का तरीका है कि इसके साथ जब मतलब देखो, आपने एक तरह का, अभी मैंने डेटाबेस दिखाया था आपको, अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो, कौन सा डेटाबेस है यहाँ पर, SQL, ठीक है। तो SQL का डेटाबेस, SQL जहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ पर डेटाबेस होगा, ठीक है, मतलब डेटाबेस स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। तो बेसिकली आपके डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन कर सकता है वो, किसी भी वेबसाइट के डेटा के साथ SQL इंजेक्शन करके मैनिपुलेशन कर सकता है। तो इसमें जो क्वेरी यूज़ होती है, देखो ये यूज़ होती है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे SQL की क्वेरी, मतलब अगर ये रन हो गया, ठीक है, सामने वाले के कंप्यूटर में अगर ये रन हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बिना पासवर्ड डाले उस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक कह सकते हो कि ये एक तरह से एक क्वेरी है, ठीक है, एक लॉजिक है जो कि वेबसाइट के साथ उसको मैनिपुलेशन करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर ये किसी वेबसाइट पर रन हो जाए, विदाउट परमिशन करना नहीं है किसी में भी, तो ये अगर रन हो जाए तो एक तरह से कह सकते हो उसमें SQLI की वर्नेबिलिटी है, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें क्वेरीज होती हैं, ये एग्जाम्पल है। तो इसको रन कर दिया जाता है एंड अगर ये रन हो गया वहाँ पर, तो इसका आप मतलब जब ये वहाँ पर रन हो जाएगा तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब SQL मैंने बता तो दिया कि चलो ये कमी है, लेकिन किसी वेबसाइट में कमी है तो आप इसको कैसे सिक्योर करेंगे।
तो यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी क्या होती है ना कि पहले अगर आपको पता चल गई है कमी तो रिपोर्ट करना है, एंड अगर आपको पैच करने के लिए भी बोला जाए तो प्रिपेयर, यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। और जो पैरामीटराइज बेसिकली क्वेरीज होती हैं उनको यूज़ करना होता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब एक तरह के क्वेरीज होती हैं पैरामीटर भी। मतलब पैरामीटर में जैसे मुझे वेबसाइट में स्विच करनी है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो पेज जो है ये पैरामीटर है एंड 1 जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है। एंड वैसे ही यहाँ पर लिखा जाए यूज़र इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यूज़र मतलब पैरामीटर एंड उसकी वैल्यू 1। तो पैरामीटर एक ऐसी चीज है जो कि अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है। यूजर यहाँ पर क्या स्टोर कर रहा है, यूजर स्टोर कर रहा है, ये बता रहा है कि ये कौन सा यूजर है, एंड पेज अपने अंदर ये स्टोर कर रहा है कि ये कौन सा पेज है, ठीक है। तो पैरामीटर वो चीजें होती हैं जो अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करती है। तो इसको आपको यूज करना है बेसिकली वहां पर। एंड देन यूजर के इनपुट को सैनिटाइज करना है आपको। मतलब यूजर इनपुट सैनिटाइज कैसे होगा कि बेसिकली यूजर क्या क्या चीजें रन कर सकता है वहां पर, ठीक है। यूज़र साइड आप कुछ चीज़ें लगा सकते हैं और यूज़र साइड सिक्योरिटी लगा सकते हो, दैट्स इट। कि यूज़र साइड आप इनक्रिप्शन लगा सकते हो कि अगर वो कोई क्वेरी डाले तो वो इनक्रिप्शन में बदल जाए, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें कर सकते हो। देन आप फायरवॉल अप्लाई कर सकते हो, वेफ, ठीक है, अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अपने एप्लीकेशंस पर स्टोर करवा सकते हो वेब एप्लीकेशन सर्वर पर, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। देन इसकी सिक्योरिटी तो बेसिकली यही है, इतनी है। देन सेकेंड अटैक आता है यहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसको कहते हैं हम XSS। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक स्क्रिप्ट रन की जाती है बेसिकली। जैसे XSS अटैक में जो हैकर्स होते हैं वो वेबसाइट पर या फिर वेब एप्लीकेशंस पर मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब जावा स्क्रिप्ट होती है जो कि यूज़र के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये आप ही की तरफ एग्जीक्यूट होता है ब्राउज़र साइड की। ब्राउज़र साइड मतलब क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी है ये XSS। मतलब ब्राउज़र साइट ही इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, सर्वर पे, ठीक है। तो इसका यूज़ बेसिकली होता है आपकी कुकीज़ चुराने के लिए। कुकीज़ क्या होती है तो मैंने सेशन हाईजैकिंग में बताया हुआ है, वो वीडियो आपको दिख जाएगी, जाके डाउनलोड देख लो एंड डिस्क्रिप्शन में देख लेना। डाउनलोड मत करो, वैसे यूट्यूब पे लाइफ टाइम है तो देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक होगी उसकी भी, सेशन हाईजैकिंग की, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुकीज़ चुराने और क्रेडेंशियल कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है, या फिशिंग अटैक्स के लिए भी यूज़ होता है ये, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है ना, अगर किसी वेबसाइट पर XSS की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, ये देखो ऐसी स्क्रिप्ट होती है उसकी, जावा की स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। तो अगर किसी इसमें कमी है, ठीक है, तो हैकर कमेंट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में ये डाल सकता है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स या सर्च बॉक्स कहीं भी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर यूज़र अपना वो दे सकता है, इनपुट दे सकता है, उसी जगह इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब डाल सकता है स्क्रिप्ट को। एंड जब भी कोई दूसरा यूज़र आएगा ना तो वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब दूसरा यूज़र जैसे उस पेज पर विजिट करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड उस सामने वाले यूज़र का जो भी सेशन है वो हाईजैक कर लेगी, ठीक है। तो ये XSS होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इधर करोगे लेकिन इम्पैक्ट दूसरे वाले के इसमें होगा, ठीक है। अब जैसे मुझे सामने वाले यूज़र का किसी का पासवर्ड चाहिए, ठीक है, सामने वाले यूज़र का पासवर्ड चाहिए, तो मैं पेज पे, वेबसाइट के पेज में जाके ये स्क्रिप्ट रन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। एंड जब ये सामने वाला यूज़र ये जब लॉगिन करेगा इस पेज पर, ठीक है, इस पेज पर जब लॉगिन करेगा तब जाके ये स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, ठीक है। एंड उसका सेशन मेरे पास आ जाएगा या हाईजैक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कमी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की तो ये चीज़ें हो सकती। तो अब इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करें, सिक्योरिटी क्या है इसकी, तो इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन, यूज़र सैनिटाइजर लगाएं, सैनिटाइजेशन का यूज़ करें। इनपुट वैलिडेशन क्या होता है कि जैसे अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई ऐसी चीज़ रन ना हो जो स्क्रिप्ट से हो, ठीक है। एंड जैसे जहाँ पर नंबर डालने के लिए रखा हुआ है, जैसे एक जगह जहाँ पर, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जहाँ पर आपका नंबर मांगते हैं वो, ठीक है, तो नंबर के जगह अल्फ़ाबेट टाइप ना हो, वहाँ पर सिर्फ नंबर ही टाइप हो, ठीक है। एंड स्क्रिप्ट की जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी रन ना हो, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं।
कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक्सेस फिल्टर इनेबल कर सकते हैं। इससे एक्सेस जो है वो फिल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब जो भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कंटेंट है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा जूम करके, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ चीज़ें दिख रही होगी। ये देखिए, इसको मैं जूम करूँ तो दिखाऊं, यहाँ पर देखो ये देखिए स्क्रिप्ट कैसे रन हो रही है। तो इसको दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये देखिए ये, ठीक है, ये दो सिंबल ऐसे, अगर इनको मैं इनक्रिप्ट कर दूं तो इसका मीनिंग कुछ नहीं बनेगा, ये ठीक है ना। तो सर्वर पर जाएगा तो वह एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि जो भी स्पेशल कैरेक्टर है वो इनक्रिप्ट हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट आगे चले हम, तो यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी मैंने बता दी। देन यहाँ पर थर्ड जो वर्नेबिलिटी है आपकी यहाँ पर आती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक, CSRF अटैक। CSRF अटैक क्या होता है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दो अटैक एक नाम से हैं, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड क्रॉस साइट यहाँ पर भी यूज है रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इन दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे पहले वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वो अपने साइड में अटैक करके, मतलब मैं अपने साइड में अटैक करके दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अपने वेबसाइट में, अपने ब्राउज़र में डाल के क्वेरीज को दूसरा इम्पैक्ट कर रहा है। जब भी दूसरा उसमें आएगा तो वो उसके कंप्यूटर को जो है वो उसको इन्फेक्ट करेगा। लेकिन CSRF में क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर एक यूज़र है, ठीक है, एंड इस यूज़र ने अपने किसी भी वेबसाइट में या कहीं पर भी लॉगिन कर रखा है, ठीक है। जैसे लॉगिन है, ये यूज़र लॉगिन है, ठीक है। एंड अटैकर क्या करेगा ना, यहाँ पर अटैकर क्या करता है CSRF में, जैसे इसका नाम है रिक्वेस्ट फॉर्जरी, तो अटैकर क्या करेगा, यहाँ पर एक मलेशियस स्क्रिप्ट बनाएगा, ठीक है, या फिर कुछ भी बनाएगा, वो इसको भेज देगा जो लॉगिन है अपने किसी भी वेबसाइट से या फिर बैंक से या फिर सोशल मीडिया से, किसी से भी। तो इसको जब भेज देगा एंड अगर इस वेबसाइट पे ये क्लिक करता है तो जिस भी उस वेबसाइट पर अगर ये लॉगिन है, ठीक है, उस वेबसाइट पे अगर ये लॉगिन है तो वहाँ से इनवैलिड ट्रांजैक्शन हो सकता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये अटैकर यहाँ पर फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मतलब फेसबुक रिक्वेस्ट जनरेट करने का एक तरह से कह सकते हो कि रिक्वेस्ट जनरेट करने की कोशिश करता है या फिर रिक्वेस्ट जनरेट करने की वो स्क्रिप्ट तैयार करता है एंड उसी मलेशियस लिंक जो है उसने स्क्रिप्ट बनाई है उसकी लिंक इसको भेज देता है एंड ये उस पर क्लिक करता है, तो अटैकर का पासवर्ड चेंज ना होके इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। वैसे दूसरा एग्जांपल दूं, अगर ये बैंक में लॉगिन है तो सामने वाला अगर बैंक का ट्रांजैक्शन का स्क्रिप्ट बना के इसके पास भेजता है तो अगर ये उस पर क्लिक करेगा तो इसके बैंक से इनवैलिड ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक है, मतलब इसके पैसे इसको ट्रांसफ़र हो सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो मतलब अटैकर इसमें एक रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें जो भी यूज़र है वो क्लिक करेगा एंड जिस चीज़ का वो रिक्वेस्ट होगा वो इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ना होकर इसके आईडी में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस में जो है अपने साइड में चीज़ें इंजेक्ट करनी होती है एंड CSRF में जो क्लाइंट है या फिर जो दूसरा यूज़र है उसके साइड में, जो टारगेट है उसके साइड में, ठीक है। देन उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन क्या है, तो यहाँ पर CSRF की जो प्रोटेक्शन है ना वो बेसिकली टोकन का यूज़ करना होता है, मतलब जो टोकन यूज़ करते हैं CSRF टोकन, बेसिकली उसका यूज़ करना, तो टोकन मिलते हैं CSRF के। सेम साइड कुकीज़ एट्रीब्यूट इनेबल करना होता है, ठीक है, जो भी कुकीज़ होते हैं उसकी सिक्योरिटी लगाना एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो इसकी सिक्योरिटी तो वही है कि आप ऑथेंटिकेशन करके रखो, ठीक है। तो जैसे ही सामने वाला लॉगिन करेगा, जैसे ट्रांजैक्शन के लिए ऑथेंटिकेशन लगता है अब तो, ठीक है, पासवर्ड डालना होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड एवरीथिंग, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की गई है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी यही है कि जो भी सेम साइड कुकीज़ हैं, ठीक है, उसको एट्रीब्यूट करना, इनेबल करना है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कुकीज़ यूज़ हो एंड CSRF टोकन का यूज़ करना है
ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, जिसको हम FA कहते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट करना होता है उसको। देन उसके बाद ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ये एक आपका फोर्थ जो अटैक है वो है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैसे इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन इम्प्लीमेंटेशन, तो अगर एक वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन को सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं करता, मतलब जो ऑथेंटिकेशन है उसकी सिक्योरिटी नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, तो अटैकर यूज़र के अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कॉमन रीज़न क्या हो सकता है, जैसे वीक पासवर्ड, सेशन हाईजैकिंग, टोकन एक्सप्लोर करने जाना, ठीक है, जो टोकन है वो एक्सप्लोर हो जाना, एक्सपोजर, ठीक है। तो जैसे अगर किसी वेबसाइट का पासवर्ड एंड पॉलिसी वीक है, ठीक है, तो जो अटैकर है, जो हैकर है, वो ब्रूट फोर्स करके उस अकाउंट को हैक कर सकता है किसी भी, ठीक है। तो पॉलिसीज़ को मजबूत रखना होता है बेसिकली। तो अगर ऑथेंटिकेशन प्रॉपर नहीं है वेबसाइट पर तो ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हालांकि अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग है चीज़ें। इसका प्रोटेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, मतलब जैसे आप देखते हो कि किसी भी अगर आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसमें अगर आप वीक पासवर्ड लगाओगे तो वो लेगा ही नहीं, तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लगानी होती है। सेशन टाइम आउट और टोकन एक्सपायरेशन, मतलब सेशन को जैसे कोई बहुत देर तक क्लिक नहीं कर रहा है उसमें, तो उसको टाइम, जैसे बैंक की वेबसाइट देखते हो आप, ठीक है, बहुत समय तक अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हो, जैसे क्लिक करना एवरीथिंग नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें इनेबल करना होता है कि बहुत तरीके से ऑथेंटिकेट करे, ठीक है। देन उसके बाद आता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, जैसे जब डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं, जैसे आपके राउटर का पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट आया आपने वही रखा, ठीक है, तो उसके वजह से ये कमी आती है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि हैकर अंदाज़ा लगा सकता है, जैसे डिफ़ॉल्ट में अगर मैं बात करूं तो अगर आप काली इंस्टॉल करते हो तो डिफ़ॉल्ट में उसका पासवर्ड क्या होता है, काली काली, है ना, काली एंड काली होता है। एंड पैरट का वही टूर, तो यूज़र नेम टूर एंड वो मतलब यूज़र नेम रूट होता है एंड उसका जो पासवर्ड होता है वो टूर होता है। क्यों, मुझे कैसे पता, क्योंकि वेबसाइट पर मेंशन है। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रह गई है, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे हो वो आपकी कमी है। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लॉगिन के तुरंत बाद चेंज होना चाहिए, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना होता है। जैसे अगर इससे एग्जांपल बताऊं, डिफ़ॉल्ट एडमिन क्रेडेंशियल यूज़ होना, ठीक है, जैसे एडमिन यूज़र नेम भी एडमिन पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो। एरर मैसेज में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दिखाना, मतलब एरर जब आता है तो वहाँ पर बता देना कि किस वजह से हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। मतलब कई सारी वेबसाइट बता देते हैं कि सर्वर डाउन है क्योंकि इसमें ये, इस फोल्डर में ये कमी है। एंड क्लास इसमें वल्नरेबिलिटी होती है कि डिबग मोड ऑन रह जाना, ठीक है, इनेबल रहना बेसिकली, ठीक है। तो अगर डिबग मोड इनेबल है तो भी ये मिसकॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसकी प्रोटेक्शन क्या है, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेटिंग ऑडिट करें, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी है उसको ऑडिट करो प्रॉपरली। एंड अननेसेसरी फीचर डिसेबल रखें, जो बिना मतलब के फीचर्स हैं उसको डिसेबल रखना होता है। एंड कस्टम एरर मैसेज इंप्लीमेंट करें, मतलब जैसे ऐसा एरर है, जैसे अगर आपके वेबसाइट में सिग्नल का एरर है तो आप वहाँ पर दिखाओ कि वेबसाइट इज़ करेंटली अंडर मेंटेनेंस या फिर कुछ और, ठीक है, एकदम वैलिड रीज़न नहीं दिखानी है, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी के रीज़न से अच्छा नहीं होता। सामने वाले अगर पता चल जाए कि सही रीज़न क्या है तो वो उसी के बिहाफ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर मैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के जो स्टेप्स होते हैं, मतलब सिक्योरिटी टेस्टिंग या फिर हैकिंग की बात करते हैं बेसिकली, तो इथिकल हैकिंग की, ठीक है, इथिकली। तो मतलब टेस्टिंग इसलिए की जाती है उसको सिक्योर करने के लिए। तो उसकी अगर मैं बात करूँ, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगी पहला स्टेप, दूसरा वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग होगी, तीसरा एक्सप्लॉइट करना उस कमी को, देन रिपोर्टिंग एंड फिक्सिंग होगा, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना और फिक्स करना होगा, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो बेसिकली अगर इसमें सही तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट ना हो तो बहुत जल्दी वेब एप्लीकेशन हैक होने के चांसेस होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात करूँ तो सबसे पहले जो इथिकल हैकर होते हैं वो टारगेट वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है यहाँ पर, ठीक है।
तो टारगेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में क्या देखना होता है, तो यहाँ पर हमको देखना होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसमें, मतलब क्या क्या यूज़ हुआ है, PHP यूज़ हुआ है, ASP.NET यूज़ हुआ है, जावा यूज़ हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब क्या क्या उसको बनाने में यूज़ हुआ है, उसका डेटाबेस कौन सा है, MySQL है, PostgreSQL है, Oracle है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होता है कि उसका डेटाबेस किस में स्टोर किया गया है। देन डोमेन और हिडन पेजेस कौन कौन से हैं, उसके डोमेन क्या क्या है एंड उसके हिडन पेजेस कौन कौन से हैं, छुपे हुए पेजेस जो भी रखे गए हैं, सब डोमेन्स कौन कौन से हैं, मतलब उससे रिलेटेड और कितने डोमेन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें ढूंढना होता है। एंड यहाँ पर जो डेवलपर के कमेंट्स हैं, कमेंट्स में क्या होता है, बेसिकली डेवलपर जो होते हैं ना वो बनाते समय कमेंट कर देते हैं कि ये किस लिए कोड किया गया है, ये कोडिंग ये सेक्शन किस लिए कोड है, या उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ढूंढने होते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उसकी मैं बात करूँ, Nmap, नेटक्राफ्ट, हुईज लुकअप एंड सोडन, ठीक है। तो Nmap से नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, बेसिकली वेबसाइट फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है आपका नेटक्राफ्ट। देन हुईज जो है वो डोमेन इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। देन सोडन की बात करूँ तो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस स्कैन करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब जो इंटरनेट में कनेक्ट होती हैं डिवाइसेस, लाइव चल रही होती हैं लाइव में, तो सोडन उसके लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद है वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग, मतलब वेब स्कैनिंग मतलब वर्नबिलिटीज़ को ढूंढना, ठीक है, उसमें कमियां क्या क्या है ढूंढना। इस स्टेप में ऑटोमेशन जो टूल होते हैं उनको यूज़ करते हैं, वेबसाइट की सिक्योरिटी स्कैन किया जाता है इसमें बेसिकली, ठीक है, मतलब क्या क्या कमी है, क्या क्या सिक्योरिटी है। टूल्स को ऑटोमेटिकली कॉमन वर्नबिलिटीज़, मतलब टूल्स जो है ना ऑटोमेटिकली कॉमन वर्नबिलिटीज़ जैसे SQL इंजेक्शन, XSS, CSRF जैसे हमने अभी देखा, एंड एसेट्रा, ये सारी वर्नबिलिटीज़ को ना वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है वो, ठीक है। इन जो कॉमन वर्नबिलिटीज़ हैं वो ऑटोमेटिक टूल ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेते हैं, इसलिए उसको ऑटोमेटिक नाम दिया गया है, ठीक है। तो इनको हमको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको मैनुअली करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद यूज़ टूल्स कौन कौन से हैं इसमें, जो टूल यूज़ होते हैं इसमें बर्ब सूट यूज़ होता है ऑटोमेशन में, बर्ब सूट यूज़ होगा आपका, OWASP ज़ैप यूज़ होगा, ठीक है, मतलब ओपन सोर्स सिक्योरिटी स्कैनर है। एंड बर्ब सूट मैनुअल ऑटोमेशन, वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग करेगा, मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों कर सकता है। वेब जो है ओपन सोर्स सिक्योरिटी स्कैनर है, कोई कमी है तो दिखा देगा वो। निक्टो जो है वेब सर्वर की वर्नबिलिटीज डिटेक्ट करता है कि सर्वर में जो भी वर्नबिलिटीज है उसको करेगा। एंड एक यूज़ होता है निक्टो, मतलब निक्टो को मैंने बताया अभी, वेब सर्वर वर्नबिलिटीज डिटेक्ट करेगा निक्टो। देन एक्विनेटिक्स होता है ऑटोमेटेड वेबसाइट सिक्योरिटी स्कैनर, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उसको स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो सभी के लिए यहाँ पर मैंने टूल्स बता दिया। देन उसके बाद बारी आती है एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, अटैक परफॉर्म करना बेसिकली, ठीक है, इथिकल वे में अटैक परफॉर्म करना, मतलब आप पहले परमिशन लोगे जिसकी वेबसाइट है उससे, देन उसके बाद आप परफॉर्म करोगे, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है। एंड सेक्शन 66 के अंदर, IT एक्ट सेक्शन 66 के अंडर आपको 3 साल की सज़ा एंड 5 लाख तक का फाइन भी देना पड़ सकता है अगर आप विदाउट परमिशन करोगे तो, ठीक है, या फिर दोनों भी देना पड़ सकता है, जेल भी एंड वो भी, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। IT एक्ट 2000 एंड सेक्शन 66 क्या कह रहा है उसके बारे में सोच के परमिशन लेके इथिकली करना है आपको सारी चीज़ें। इथिकल वे में आपको बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अनइथिकल में एक बार पकड़े गए तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे एक्सप्लॉयटेशन में, तो इथिकल हैकर अब जो होता है ना वो जो रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट होता है वो टेस्ट करके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस वर्नबिलिटी से, तो वो चेक करता है, मतलब, ठीक है। तो अगर जैसे SQL इंजेक्शन की वर्नबिलिटी मिली तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जो इथिकल हैकर होता है, हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली, कोशिश करेगा इंटरेक्ट करने की। और XSS की वर्नबिलिटी है तो सेशन टेस्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है। देन उसके बाद इसमें जो टूल यूज़ होते हैं उसकी बात करूँ मैं इसके एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो यहाँ पर यूज़ होता है SQL मैप, ठीक है, SQL इंजेक्शन एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। देन मेटास्प्लॉयटेबल, एंड ये मेटास्प्लॉयटेबल जो है एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है, काफ़ी फेमस है, ठीक है, इसमें मल्टीपल तरीके की चीज़ें, पेन टेस्टिंग का टूल है बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद बीफ, एंड उससे अभी इससे पहले जो देखा ना आपने, वो सारे आपने VAPT का नाम सुना होगा, वर्नबिलिटी एनालिसिस एंड पेन टेस्टिंग। तो वेब स्कैनिंग में जितने भी टूल्स का नाम आपने सुना, मतलब स्टेप
1 में एंड 2 में, तो वो आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के टूल मिलेंगे, जैसे ज़ेप प्रॉक्सी, निक्टो, एक्वानिटिक्स, ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के हैं एंड ये पेन टेस्टिंग के टूल हैं, ठीक है, मेटास्प्लॉइटेबल। एसक्यूएल मैप की बात करूं तो ये एक्सप्लॉइटेशन का, देन बीफ आता है, ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क, एक्सेस और क्लाइंट साइड अटैक करने के लिए, ठीक है, दोनों साइड में यूज़ होता है। तो बीफ, BEEF, ठीक है, ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको। देन उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट रिपोर्टिंग एंड फिक्सिंग। तो इस फेज में क्या होता है कि आपको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग के लिए जो यूज़ होता है यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ को रिपोर्ट करना और फिक्स करना। बेसिकली जब वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाते हैं तो उनको डिलीट मतलब उनके डिटेल्स को डिफॉल्ट रिपोर्ट बनाया जाता है एंड इसमें अटैक का इम्पैक्ट क्या होगा एंड कैसे एक्सप्लॉइट मतलब कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, फिक्सिंग का रिकमेंडेशन स्टेप, मतलब क्या कैसे फिक्सिंग कैसे की जाएगी, वो सारी चीज़ें इसमें टीम बताई जाती है। एंड जो डेवलपमेंट टीम है वो सिक्योरिटी जो है वो पैच करती है, मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज है उसको पैच करती है। पैच का मतलब है कि वहाँ पर पैचिंग लगाई जाती है, ठीक है, मतलब जो भी कमियां थी उसको अच्छे से सिक्योर कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है इसके लिए आपके कह सकते हो रिपोर्ट बनाने के लिए, तो प्रॉपर जो भी चीज़ें आपको दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट ऐड करना होता है। उस जो वल्नरेबिलिटी है उसको ओवेस्प टॉप 10 जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसमें कैटेगराइज करना है या फिर देखना है कि इस कैटेगरी से मैच कर रही है। ओवेस मतलब ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट से मैच करना है। देन इसके बाद आपको फिक्सिंग रिकमेंडेशन लिखना होता है, जैसे किस मतलब फिक्स करने के लिए क्या आपको अप्लाई करना है, जैसे कोड लेवल चेंज करना है, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको रिकमेंड कर देनी होती है। दैट्स इट, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर टूल्स मैंने बताए हैं, बर्बशूट, ओएप, ज़ैप, एसक्यूएल मैप, निक्टो, ये सारी टूल्स हैं। और बाकी जो मैंने मैनुअली बताए हैं जिसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है वो भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो देन यहाँ पर काउंटर मेजर्स की भी बात करूँ, काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर इसके जो काउंटर मेजर का मतलब क्या कि पहले से काउंटर मेजर करके रखना। फॉलो सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस, मतलब जो भी आप कोडिंग है वो प्रॉपरली करवाओ, मतलब इनपुट वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना होता है। पैरामीटर को अच्छे से, जो क्वेरीज होती हैं वो पैरामीटर से रिलेटेड अच्छी हो, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एंड हार्ड कोड क्रेडेंशियल जो होती है ना, मतलब हार्ड कोडेड जो भी क्रेडेंशियल है उसको अवॉइड करना होता है, ठीक है। देन यहाँ पर सिक्योर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो होता है उसको, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज, वैसे ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। देन इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी हेडर्स, जो भी सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं जैसे एक्स फ्रेम ऑप्शन, क्लिक जैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एंड कंटेंट को सिक्योर, मतलब जो कंटेंट की सिक्योर पॉलिसी बनाना, एक्सेस और स्क्रिप्ट इंजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। एंड देन स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, HSTS जिसको कहते हैं हम लोग, HTTP इन्फोर्स करता है बेसिकली ये, तो इसको इम्प्लीमेंट करो। देन उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल अप्लाई करना, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके सारी चीज़ों को यूज़ करेगा। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया कि सर्वर पे कौन कौन से फायरवॉल इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे WAF, मतलब जैसे मोड सिक्योरिटी या क्लाउडफ्लेयर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो। देन रेगुलर ऑडिट करना होता है, मतलब डेली प्रॉपरली आपको ऑडिट करना है एंड अच्छे से, मतलब एक रूटीन बना के ऑडिट करना है बेसिकली, तो सिंपल है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन में हमने जैसे देखा कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैकर्स इनसे जो भी है सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं और अकाउंट हैक कर सकते हैं और बिजनेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड इसमें हमने क्या क्या देखा, कॉमन अटैक्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस, CSRF, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो देखा, जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, रिकॉनेंसेस एंड स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें। देन इथिकल हैकिंग टूल्स देखा हमने। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपका प्रैक्टिकल जस्ट इसके बाद है नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इथिकल हैकिंग टूल्स बताया, जैसे वर्बशूट, ओएप, ज़ैप, एसक्यूएल मैप, निक्टो, ठीक है। देन काउंटर मेजर बताया मैंने, सिक्योर कोडिंग, WAF फायरवॉल अप्लाई करो, सिक्योरिटी हेडर्स लगाओ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ठीक है।
लास्ट वन, अगर आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और इथिकल हैकर या डेवलपर हैं, तो आपको रेगुलर सिक्योरिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। दैट्स इट। ये आपके काफ़ी अच्छे के लिए माना जाता है, ठीक है। एंड ये आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे आपको प्रोटेक्ट कर सकता है फ्यूचर में। तो आई होप आप सभी को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देन फाइनली आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिकल्स? देन कमेंट डाउन येस और नो। एंड ये थ्योरी पार्ट कैसा लगा? क्या किसी में कोई चीज़ और ऐड ऑन करनी थी? क्या मुझसे कोई चीज़ इसमें छूट गई है जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐड ऑन ही करनी थी? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आपकी कोई और डिमांड है कि आपको इस पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस पे और वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर से उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन खाली मत रहने देना यार, कि खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वीडियोस चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन को थोड़ा दिखाना है कि हाँ आप लोग एक्टिव देख रहे हो। चलो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे, अपने लैब पे, एंड वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर। सो यहाँ पर हम अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड यहाँ पर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर विंडोज़ 11 सर्वर यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए विंडोज़ 11 एंड 10 भी रखा है मैंने बैकअप में, सर्वर 2019 पैरेट ओएस एंड उबंटू मशीन, एंड बैकअप में काली रखा हुआ है। एंड आपको इतनी सब ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग रह गई है, सर्वर 2022, ठीक है, वो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि वो है नहीं यहाँ। तो यहाँ पर मैं 2022 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मशीन्स एट अ टाइम रन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ विंडोज़ 11 या 10 दोनों में से कोई एक, एंड सर्वर 2022 2019 ये कुछ होना चाहिए, एंड इनमें से एक काली या पैरेट और उबंटू, ठीक है। काली या पैरेट दोनों में से कोई एक, या फिर उबंटू कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर करना क्या है, क्या चीज़ें करना है। तो यहाँ पर मेरा देख सकते हो आप सर्वर 2022 भी इंस्टॉल हो चुका है, स्विच ऑन हो चुका है, यहाँ पर पैरेट भी आ चुका है हमारा। तो अब बेसिकली हमको करना क्या है, क्या करना है यहाँ पर फर्स्ट सिनेरियो में क्या करना है। तो यहाँ पर हमको फुट प्रिंटिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फुट प्रिंटिंग वही कि जैसे हमको सर्वर पता करना है कौन सा है, ठीक है। अब देखो ये आपको समझाने के लिए होता है बेसिकली कि रियल लाइफ में आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट किया होता है, लेकिन रियल लाइफ में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन जब तक आपको समझेगा नहीं कि होता कैसा है, तो आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो यहाँ पर समझ सकते हो रियल लाइफ में कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको सर्वर डिस्कवरी करनी है, सर्विस डिस्कवरी करनी है, ठीक है, सर्वर का आइडेंटिफिकेशन करना है, हिडन कंटेंट डिस्कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करने वाले हैं ना, वो वेब सर्वर का फिट प्रिंटिंग है, रिकॉनेंसेस करने वाले हैं, ठीक है, एनमैप के थ्रू एंड टेलनेट के थ्रू। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट उसमें यूज़ किया था, तो यहाँ पर जैसे एनमैप का यूज़ कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पर मैं पहले लॉगिन कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर इसका टर्मिनल आने देते हैं। आई डोंट वांट टू अपडेट करेंटली। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अटैकर जो मेरा टर्मिनल है वो ऑन हो चुका है। एंड इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको एनमैप का यूज़ लेके पता करना है कि सामने वाला क्या है बेसिकली, मतलब सामने वाला सिस्टम क्या है। ओके, इतना ठीक है, अपडेट नहीं करना है अभी मुझे। तो मैं यहाँ पर एनमैप को यूज़ लूँगा बेसिकली, एनमैप एंड -T4 T4 का मतलब क्या है यहाँ पर, कैपिटल टी है, T4 बेसिकली ना ये किस टाइम स्टैम्प पर कितने स्पीड से आपको इसको स्कैन करना है वो होता है। तो T4 बेसिकली 0 से लेके 5 तक कोई एक नंबर डाल सकते हो। जैसे 0 डालोगे तो थोड़ा सा स्लो लेके आएगा रिजल्ट, ठीक है। 1 डालोगे तो उससे थोड़ा फास्ट लेके आएगा, 2 डालोगे थोड़ा फास्ट, 4 लेके आओगे तो ज़्यादा फास्ट, ठीक है। तो बेसिकली टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प के लिए यूज़ किया जाता है, टाइम स्टैम्प स्कैन के लिए।
देन यहाँ पर हाइफन कैपिटल ए जो कि स्पेसिफाई करता है एग्रेसिव स्कैन को, ठीक है, एग्रेसिव स्कैन जो एग्रेसिवली स्कैन करेगा, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से स्कैन करेगा। देन हाइफन स्मॉल वी जो है ना ये वर्बसिटी के लिए यूज़ होता है, आप डबल वी यूज़ कर सकते हो जितना डिटेल्स में आपको चाहिए। देन आप यहाँ पर वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है, इससे पहले हमने वेब सर्वर का देखा था, अब मैं वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट जो भी है आपका उसका डोमेन डाल देता हूँ। तो मैं www.gomovie, ठीक है, gomovie.com यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा, एक मिनट, गोमूवी, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा मैनेज कर लिया .com ताकि रिज़ल्ट अजीब सा ना आए। ओके, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ एंड आप यहाँ पर रिज़ल्ट देख सकते हैं, आ रहा है। अभी ये रिज़ल्ट और आने का है, ठीक है। सो इसका रिज़ल्ट आने देते हैं, देन रिज़ल्ट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारे ओपन पोर्ट्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ओपन पोर्ट जो इसको मिले वो दिखा रहा है। देन यहाँ पर आप उसकी स्टेट की इंफॉर्मेशन एंड रीज़न देख सकते हो, वर्जन, सर्विसेज, एवरीथिंग, सारी चीज़ें देख सकते हो। अगेन यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, कौन सा पोर्ट ओपन है, एवरीथिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपको ओपन पोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो इसके नेट बायोस का नेम, ठीक है, कंप्यूटर का नाम क्या है, नेट बायोस कंप्यूटर का नाम क्या है, इसके डोमेन डीएनएस का नाम क्या है, ठीक है, डीएनएस का डोमेन नेम क्या है वो भी दिख रहा है। एंड डीएनएस कंप्यूटर का नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम जो मैनेजमेंट करता है, मतलब कौन सा डोमेन यूज़ करता है ये, ठीक है। एंड प्रोडक्ट का वर्जन क्या है सामने वाला, ठीक है। एंड सिस्टम का टाइम स्टैम्प यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब क्या कहाँ पे है, कैसा है, एवरीथिंग वो, ठीक है। एंड यहाँ पर पब्लिक की टाइप RSA कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ करता है वो भी बता रहा है, एंड कितने बिट का इंक्रिप्शन यूज़ करता है वो भी बता रहा है, ठीक है। सिग्नेचर भी बता रहा है यहाँ पर, एल्गोरिदम, ठीक है, सिग्नेचर एल्गोरिदम SHA-256। वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखो आपको यहाँ पर RSA बता दिया, मतलब मेथड क्या यूज़ हुआ है, एल्गोरिदम, RSA कितना बिट है, एंड उसमें RSA टेक्निक है बेसिकली, एंड ये बिट है, एंड 256 एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया विथ RSA की इंक्रिप्शन, ठीक है। तो बेसिकली वो एंड इसकी हैश वैल्यू भी दे रहा है, देखो MD5, ठीक है। एंड और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे नेट बायोस का नाम बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ें देख सकते हैं, अच्छा OS देखो, आपको विंडोज़ मिल जाएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। देन यहाँ पर SSL यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन मार्क आया यहाँ पर, ठीक है। तो OS आप देख सकते हो यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है। देन यहाँ पर देखो ये मैक है, यहाँ पर M है, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ करूँ तो अब शायद से थोड़ा दिख जाए आपको, या फिर मैं थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ टेक्स्ट को। तो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैक है ये, ठीक है, ये ऐसा मैक एड्रेस, ठीक है, सामने वाले मशीन का मैक एड्रेस है। हालांकि मैं VMware यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर VMware दिखा रहा है कि VM का है, अगर कोई एक्चुअल में सर्वर होता तो उस सर्वर का नाम आ जाता, ठीक है। एंड और टेक्नोलॉजीज आपको देखनी है इसमें, तो सर्वर का नाम तो आ गया, और यहाँ पर हमको यूज़, ठीक है, बाकी के लिए देखो यहाँ पर IIS सर्वर यूज़ हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो एंड लॉगिन कौन है, न्यू वर्जन हैकर मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉगिन देख सकते हो। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। DNS रिकॉर्ड इससे अटैच्ड है, ठीक है, तो वो दूसरी वेबसाइट भी दिखा रहा है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर पोर्ट स्कैनिंग एंड एवरीथिंग करने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पर बैनर ग्रैबिंग। बैनर ग्रैबिंग क्या होता है, बैनर ग्रैबिंग बेसिकली ये भी हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही है, लेकिन
यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बैनर ग्रैबिंग मैंने बता रखा है यहाँ पर स्कैनिंग में, नेटवर्क स्कैनिंग में, कि दो तरह का हो सकता है, एक एक्टिव है तो एक पैसिव। एक्टिव में बेसिकली हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सिस्टम से, मतलब डायरेक्टली उसके सर्वर से कनेक्ट करते हैं, एंड पैसिव में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बैनर ग्रैबिंग दो तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एंड जो एक्टिव है उसमें कनेक्ट करने के लिए नेटकैट, टेलनेट, एनमैप डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन पैसिव में हम दूर रह के उससे चीज़ें इकट्ठा करते हैं, जैसे पैकेट से स्नीफ करके, या फिर मतलब उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, वायर शार्क, शॉर्डन, ये सारी चीज़ें यूज़ करके उससे दूर रह के कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के थे। एंड इसको यूज़ किया क्यों जाता है, बैनर ग्रैबिंग को क्यों यूज़ किया जाता है, तो ओएस और एप्लीकेशन वर्जन का पता करने के लिए, एंड जो वर्नेबिलिटीज़ हैं उसको ढूंढना, ठीक है, नॉन वर्नेबिलिटीज़ जो है, एंड प्लान को एक्सप्लॉइट करना। बेसिकली वही बैनर ग्रैबिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस का ही एक टेक्निक है, एंड जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल सारे यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी वही करता है, सारी चीज़ें ग्रैब करके लाता है। तो देखते हैं, तो इसके लिए मैं टेलनेट का यूज़ लेने वाला हूँ, मतलब एक्टिव जो है वो एक्टिव ओएस करने वाले हैं, ओएस बैनर ग्रैबिंग। तो टेलनेट, तो ओएस पता चल रहा है आपको, ओएस का वर्जन, सर्वर का वर्जन पता करने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ओएस से आपको पता चल रहा होगा कि उसी के लिए टेलनेट। देन आपको वेबसाइट का नाम लिखना है www.gomovie.com एंड देन 80, ठीक है। अब यहाँ पर ये करने के बाद, मतलब वेबसाइट का नाम डालने के बाद आपको क्वेश्चन ये आएगा कि पोर्ट नंबर 80 ही क्यों डाल रहे हैं। तो जनरली ज़्यादातर बहुत सारी, मतलब लगभग सारी की सारी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस पोर्ट नंबर 80 ही यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक और चीज़, अब हमने रिक्वेस्ट तो कर दी कनेक्ट करने के लिए, लेकिन कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट करने के लिए हमको वहाँ पर क्वेरीज वापस मंगाना पड़ेगा, मतलब वहाँ से चीज़ें वापस मंगानी है, तो उसके लिए कुछ और रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो मैं गेट मेथड का यूज़ करके यहाँ पर एक क्वेरी डाल रहा हूँ, मतलब एक रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, जैसे गेट /HTTP, ठीक है, एंड देन /1.0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर HTTP के, आई थिंक सो यहाँ पर मुझे बैक स्पेस ही करना पड़ेगा। देखो बैकस्लैश यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, HTTP, ठीक है, देन बैकस्पेस, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, 1.0 बैकस्लैश, ठीक है। अब इसमें दो बार आपको इंटरप्रेस करना है, 1 2, ठीक है। आपने बोला दोनों बार रिक्वेस्ट, उसने उसकी सारी डिटेल्स भेज दी। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आई हैं देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने निकाला है क्या, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है। मैंने कहा था हम टेक्नोलॉजीज देखते हैं, मतलब कौन से एप्लीकेशन, कौन से इससे बनाया गया है इसको, ठीक है, मतलब इसको किस चीज़ से बनाई गई है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको बनाई गई है। तो इसको apps.net यूज़ करके बनाई गई है। एंड apps.net जो है वो बेसिकली आपको, जैसे मैंने बताया था, बैकएंड के लिए यूज़ होती है, ठीक है, बैकएंड सर्वर लॉजिक्स के लिए यूज़ होती है। तो इसके बैकएंड का ये बता रहा है, ठीक है। एंड HTML किस लिए है, टेक्स्ट HTML। तो HTML बेसिकली आपके क्लाइंट साइड का यूज़ कर, मतलब क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो आप लोग, हमको यहाँ पर सर्वर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो यहाँ पर सर्वर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एंड ये हमको उसकी टेक्नोलॉजी पता चल गई। देन नेक्स्ट टास्क होगा, तो हम और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे इसके बारे में कुछ और टूल्स का यूज़ करके, जैसे व्हाटवेब हो गया। तो ये क्या करता है, वेबसाइट की आइडेंटिटी को सभी को पहचानता है, जैसे उसकी टेक्नोलॉजी को पहचान लेता है, देन उसके कंटेंट मैनेजमेंट जो भी होता है वो देख लेता है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है क्या है, एवरीथिंग, स्टैटिक एंड एनालिटिक पैकेजेस देख लेता है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज को पता कर लेता है, देन वेब सर्वर एंड एम्बेडेड सर्विसेज जो है ना वो सारी पता कर लेता है। एंड ये जो है ना वर्जन नंबर, ईमेल एड्रेस, अकाउंट आईडीज, वेब मतलब वेब फ्रेमवर्क मॉड्यूल जो है वो सारे पता कर लेता है, एसक्यूएल एरर क्या क्या है, एंड बहुत सारी चीज़ें, कह सकते हो कि बहुत वास्ट टूल है, इसलिए तो बनाया गया है, इसको बहुत अच्छा है। तो इसको हम बेसिकली पहले यूज़ करने के लिए ना हमको व्हाटवेब लिखना पड़ेगा यहाँ पर, व्हाटवेब, ठीक है। व्हाटवेब जैसे लिख के एंटरप्रेस करोगे तो आपको ये अपने बारे में डिटेल्स देगा, किसके लिए क्या यूज़ करना है यहाँ पर। इसको अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ तो थोड़ा सा अच्छा विजिबल होगा। तो यहाँ देखो कुछ ऐसे दिखता है ये व्हाटवेब, एंड ये अपनी बता रहा है कि कौन कौन से कमांड किस किस चीज़ के लिए यूज़ लेना है, ठीक है। तो
देख सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके लिए और लॉन्ग में देखना है तो इसका हेल्प यूज ले सकते हो, हालांकि हमको कुछ ज़रूरी चीज़ें ही देखनी है। तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको क्लियर कर देता हूँ। आपने इसकी हेल्प देख लिया, अब मैं इसको जूम करूँगा, ठीक है। मैं व्हाट वेब लिखता हूँ यहाँ पर, देन -h, एंड -h लिखने के बाद जो वेबसाइट है मैं उसका नाम लिख देता हूँ, जैसे www.gomovie.com, gomovie.com। अब बोल रहे होगे सर बार बार एक ही वेबसाइट क्यों ले रहे हो आप, तो बेसिकली मेरे पास एक ही वेबसाइट की परमिशन है एंड ये मेरे लिए बनाई गई है, मतलब प्रैक्टिस के लिए मेरे बनाई गई है, तो दैट्स वाई, ठीक है। एंड आप लोगों को भी यही करना चाहिए, विदाउट परमिशन किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए। -v यहाँ पर यूज़ लेना है हमको बेसिकली, एंड कैपिटल नहीं, स्मॉल, ठीक है, v, ठीक है। नाउ एंटर प्रेस कर दोगे तो ये आपको सारी चीज़ें दिखा देगा। एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर दैट्स इट, सारे इन्फॉर्मेशन लेके आ गया। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि कंटेंट जो है ना क्लियर दिखे एंड थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में दिखे। तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है देखो। अब यहाँ पर देखो समरी क्या क्या है, सारी चीज़ें एक साथ ला लिया इसने। एस्पिनेट जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका वर्जन, HTTP सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट जो HTTP रिक्वेस्ट जो है किस सर्वर पे जाती है इसमें, एंड ऑथर जो है न्यू वर्जन हैकर, ठीक है। एंड यहाँ पर पासवर्ड फील्ड कहाँ रखा हुआ है, पासवर्ड की फाइल txt पासवर्ड wd में लिखा हुआ है, ठीक है, पासवर्ड फाइल। एंड स्क्रिप्ट x पावर्ड बाय app.net एंड उसका वर्जन यहाँ पर बता रहा है। एंड यहाँ पर इसकी प्लगइन्स कौन कौन से हैं वो भी दिखा रहा है, ठीक है, वर्जन, ओके। एंड HTTP सर्वर, मेटा हेडर, एंड हेडर भी दिखाएगा, HTML हेडर्स भी हैं इसी में। फील्ड पासवर्ड इस जगह पे यूज होता है। स्क्रिप्ट, दिस प्लगइन डिटेक्ट इंटेंस ऑफ स्क्रिप्ट HTML, रन लैंग्वेज x पावर्ड एंड स्ट्रिंग जो है, ठीक है। एंड ये डिटेल्स इंफॉर्मेशन सारी, तो देख सकते हो आप लोग कितनी डिटेल्स में लेके आए हैं, मतलब जो चीज़ हम एक एक करके निकालते थे वो इसने एक साथ ला दिया, ठीक है। HTML हेडर एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टास्क। तो बेसिकली इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर, एंड इसको ना आप बेसिकली सेव भी कर सकते हो अपने तरीके से, मतलब सेव मतलब टेक्स्ट फॉर्म में सेव हो जाएगी एंड आप इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पर उसके लिए मेरे को कमांड लिखना होगा, वही फर्स्ट ऑफ ऑल तो टूल का नाम व्हाट वेब, देन -log, ठीक है, देन -verbose एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी आपको रिपोर्ट का नाम देना है, जैसे मुझे मूवी रिपोर्ट नाम देना है, एंड देन मुझे यहाँ पर इसका वेबसाइट का नाम देना है, जो भी वेबसाइट है मेरी। तो मैं यहाँ पर www.gomovie.com, ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये क्या करेगा, बेसिकली रिपोर्ट को सेव कर देगा, मतलब एक टेक्स्ट फॉर्म में मुझे रिपोर्ट सेव करके देख देगा, तो मैं उसको कभी भी देख सकता हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा था ना, टर्मिनल पे प्रेजेंट हो रहा था, अभी वो दिख जाएगा हमको बेसिकली किस पे, एक टेक्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर सिंपली बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, मैं प्लूमा, नैनो कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मैं नैनो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ एंड यहाँ पर मैं जो मैंने नाम दिया था मूवी रिपोर्ट, मूवी रिपोर्ट, एंटर प्रेस करोगे तो देखो सारी चीज़ें मुझे दिखा रहा है। बट इससे अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा प्लूमा को ले लो। प्लूमा थोड़ा सा यहाँ पर रिपोर्ट दिखाने के लिए अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मशीन थोड़ी लैग कर रही है मेरी, नो डाउट अभी ठीक हो जाएगा बस, या ओके।
बैकस्लैश एंड यहाँ पर प्लूमा, एंटर प्रेस करते हैं। देखो अच्छे से दिखा, वो उसमें थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखा रहा था और थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे। देखो ठीक है, वही सारी रिपोर्ट आपने टेक्स्ट पे यहाँ पर एक्सेस कर दी, आप टेक्स्ट पे देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए कमांड मैंने बता दी है, एज इट इज़ है। एंड इस प्लूमा को मैं बंद करके यहाँ पर देखो, इसको कंट्रोल सी से यहाँ पर मैं बंद कर सकता हूँ। तो ये वाली कमांड आपको रन करनी है सेव करने के लिए। एंड इतनी है, बाकी इसके आगे आपको जो नाम देना है वो दे सकते हो। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ें हो गई हैं, समझ गए होगे आप लोग। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रैब किया है, इसी को अटैकर यूज़ करके बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टास्क करेंगे कि ज़ेप प्रॉक्सी ऑटोमेटेड टूल जो है ना, उसका यूज़ करके, मतलब ऑटोमेटेड है ना, तो ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब ज़ेप प्रॉक्सी जो है ये पेन टेस्टिंग टूल है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट करेगा, देन हमको इन्फॉर्म करेगा कि क्या क्या कमी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ज़ेप प्रॉक्सी, डबल पी नहीं है, ZA प्रॉक्सी है, एंटर प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगा। अब देखो ये ऑन हो रहा है। ठीक है, एंड ये ग्राफिकल है तो अच्छा है। ठीक है, देन इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अपडेट आएगा तो उसको क्लोज कर देना है साइड से। ठीक है, सो यहाँ पर इसको ऑन होने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको बेसिकली क्लिक करना है ऑटोमेटेड स्कैन पर, देन यहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम दे देना है। ठीक है, तो इतना तो HTTP तो लिखा हुआ है, आपको उसके आगे वेबसाइट का नाम लिख देना है, जैसे www.gomovie.com। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट का नाम दे दिया। देन यहाँ पर बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप जो चेक है बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, बाकी यहाँ पर जो अटैक ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारे रिजल्ट ला रहा है एंड नीचे स्कैन कर रहा है बेसिकली। ठीक है, एंड यहाँ पर साइट्स पर देखोगे तो दिखा रहा है कौन सी साइड का है, दैट्स इट। यहाँ पर दिखाएगा कि CSS इमेजेस क्या क्या है, देखो यहाँ पर प्रोसेस दिखा रहा है कितने % हो गए। देन यहाँ पर स्पाइडर्स में जाके देखोगे तो ये देखो आपको सारा दिखा रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर स्पाइडर ऑप्शन में ना बेसिकली आपको अलग अलग जो भी देखो ये robot.txt, तो बेसिकली robot.txt जो होता है ना, ये किस वेबसाइट को, मतलब किस पेज को आपको विजिबल करना है और किस पेज को नहीं विजिबल करना है, वो robot.txt यहाँ पर अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन इस robot.txt में होती है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पर आप वेरियस लोकेशन देख सकते हो, मतलब अलग अलग लोकेशन आपके सिस्टम देख सकते हो। मतलब एक जो भी लोकेशन, जितनी भी लोकेशन होती है, जैसे एक वेबसाइट में बहुत सारी लोकेशन होती हैं, कहीं पर प्रोडक्ट रखे होते हैं, कहीं पर आपका कार्ट हो गया, तो बहुत सारी लोकेशन होती हैं उसकी। एंड ये लोकेशन अगर किसी को पता चल जाए तो वो खतरनाक होते हैं। एंड यहाँ पर देखो साइट मैप XML, साइट मैप XML में आपके वेबसाइट का कौन सा पेज कहाँ पर रखा हुआ है उसकी लोकेशन होती है पूरी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर अभी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको साइट मैप XML एंड ये robot.txt है ना, ये दोनों आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो robot.txt जैसे मैंने बताया कि ये अलाउ DSLR कौन सा इंडेक्स करना है, मतलब कौन सा विजिबल करना है वेबसाइट पे, ब्राउज़र पे, कौन सा विजिबल नहीं करना है वो उस पर लिखा रहेगा। एंड साइट मैप में पूरा मैप लिखा होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम एक्टिव स्कैन पे चलेंगे। एंड इसमें आप अलग अलग लिंक्स देख सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग लिंक्स आपको दिखाएगी किसमें, एक्टिव स्कैन में। ठीक है, तो देख सकते हो जितने भी एक्टिव स्कैन में कौन कौन से मेथड यूज़ किए गए हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये देखो पोस्ट, गेट, एंड इन मेथड के बारे में मैंने नेटवर्किंग में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप भी उसको देख सकते हो, नेटवर्किंग सीरीज जो है वो देख सकते हो जाके। एंड देन यहाँ पर एक और टास्क आता है जो कि अलर्ट है, मतलब एक टैब है बेसिकली। इस टैब में आप अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ देख सकते हैं, कहाँ पर क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। SQL इंजेक्शन की है देखो। ठीक है, एंड यहाँ पर व्यू स्टेट विदाउट मैक सिग्नेचर। ठीक है,
विदाउट मैक सिग्नेचर के यहाँ पर कोई व्यू कर सकता है। एंड ये देखो ये वेबसाइट ऑन लोकेशन दिख, ठीक है। एंड एक्स फ्रेम हेडर जो है उसमें भी यहाँ पर है कमियाँ, रेड वाली ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर कमियाँ तो है। एंड यहाँ पर अगर हम स्विच करते हैं वापस से इस स्पाइडर टैब पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी टैब है, जैसे नोट एडेड एंड मैसेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाई अलर्ट्स की चीज़ें बता रहा है, कैसे क्या है एवरीथिंग, एंड रीज़न बता रहा है, एंड ये कोड्स बता रहा है, स्टेटस कोड। तो यहाँ पर अलर्ट्स बता सकता है कैसा हाई है, लो है, एवरीथिंग। तो हाई जो है ज़्यादा वर्नेबिलिटीज़ हैं, लो थोड़ी मीडियम वाली है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप एक ऑटोमेटेड स्कैन से पता कर सकते हो कि कमियां हैं तो किस चीज़ की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, एसक्यूएल की इंजेक्शन की कमी है। कहाँ पर देखा हमने, अलर्ट्स में, ये रहा रेड दिखा रहा है वो भी। एंड स्पाइडर में भी आप मैसेज में भी देख सकते हो, ठीक है। एंड ये ठीक है। सो आई होप आप सब अभी के लिए इतना ही ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, अब आगे का देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल करके ओके क्लोज कर देता हूँ, शट डाउन, देन क्लियर करते हैं हम इसको। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो अभी देखेंगे वो लोड बैलेंसर देखेंगे। तो लोड बैलेंसर क्या होता है, तो जो लोड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लोड बैलेंसर को लोड बैलेंस, जैसे इसका नाम है, तो लोड बैलेंस कर लेने के लिए यूज़ करती हैं। जैसे ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो लोड बैलेंसर है बेसिकली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोड को, मतलब ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोड को ट्रैफिक करने के लिए, प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो सके, मतलब अच्छे से आप एक्सेस कर पाओ, आप लैग देखने के लिए मिले, इसलिए लोड बैलेंसर का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दो टाइप की लोड बैलेंस होते हैं। जैसे लोड बैलेंसर, एक डीएनएस लोड बैलेंसर होता है जो कि लेयर 4 में काम करता है आपका, ठीक है। लेयर 4 मतलब नीचे से लेयर 4, जैसे ऊपर से बात करूँ एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वैसे ही लेयर 4 का जो ये होता है लोड बैलेंसर, वो डीएनएस लोड बैलेंसर होता है। एंड लेयर 7 का होता है एक लोड बैलेंसर जो कि फिजिकल लेयर में होता है, उसको हम एचटीटीपी लोड बैलेंसर कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लेयर 4 में आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में डीएनएस, बेसिकली डीएनएस का लोड बैलेंसर यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को लोड बैलेंसर समझ में आ रहा होगा, लोड बैलेंस के लिए करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जो वेबसाइट है मेरी, उसमें तो कोई लोड बैलेंस नहीं है, बट यहाँ पर जो टूल यूज किया जाता है लोड बैलेंस करने के लिए, उसको DIG डिग नाम का टूल होता है। ये लोड बैलेंसर आपका पता कर देगा। अब मेरे इसमें तो है नहीं वेबसाइट में, तो मैं किसी दूसरे वेबसाइट में टेस्ट कर रहा हूँ, बट फॉर द सिक्योरिटी रीज़न मैं इसको ब्लर रखूँगा, ठीक है। मतलब ब्लर इसलिए रखूँगा कि कोई कंट्रोवर्सी, कोई दिक्कत ना हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग अपने जिसमें परमिशन उसके भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लोड बैलेंसर डिग एंड वेबसाइट का नाम, ठीक है। एंड आपको www डालने की ज़रूरत नहीं है, बस वेबसाइट डाल दो। जैसे मैं यहाँ पर मैंने अभी डाल रहा था, मैं यहाँ पर डाल रहा था www.gomovie.com डाल रहा था। अब आप सिर्फ gomovie.com डाल सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। gomovie.com, सिंपल। देन यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये सेक्शन ब्लर है, इधर वाला, तो ये वाला सेक्शन मैंने ब्लर कर रखा है इतना, ठीक है। आंसर सेक्शन ये जिसमें डोमेन दिख रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे जो यूज हो रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पर मैं लास्ट के IP डिजिट भी ब्लर कर दूंगा इतना, ठीक है। ये IP जो ब्लर है ना, इसको डिटेल वो कर दूंगा मैं, ताकि इजीली वो पहचान में ना आ जाए। तो देखो इतने सारे हैं, एक ही डोमेन में इतने सारे IP एड्रेस यूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसी को लोड बैलेंसर कहते हैं। कितने लोड बैलेंसर है, 1 2 3 4 5 6 लोड बैलेंसर हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्लियर करेंगे। एंड यहाँ पर LBD जो भी अब हम बेसिकली जो भी DNS यूज़ कर रहे होंगे, ये जो अभी हमने रिजल्ट लाया है ना, ये जो भी लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंस तो पता कर लिया है इसमें। अब ये जो वेबसाइट है ये DNS कौन सा यूज़ ले रही हैं
उसके बारे में हम पता करते हैं कि कौन सा डीएनएस बेसिकली यूज ले रहे हैं, इनका डीएनएस कौन सा है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। देन यहाँ पर ये इसके लिए जो कमांड है lbd एंड वेबसाइट का नाम, ये भी ब्लर है क्योंकि मैं सेम वेबसाइट पे कर रहा हूँ। एंड अभी ये चेक कर रहा है बेसिकली कि HTTP लोड बैलेंसिंग सर्वर्स जो भी DNS सर्वर यूज़ होते हैं वो। एंड एक चीज़ और, यहाँ पर जो LBD है ये टूल है, ठीक है, LBD टूल है बेसिकली। सो ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना तो ब्लर है साइड में, बाकी आप इधर देख सकते हो कि ये जो लोड बैलेंस है ना, DNS लोड बैलेंसिंग का एड्रेसेस भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो चेकिंग DNS लोड फाउंड यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। HTTP लोड बैलेंसर यहाँ पर नॉट फाउंड दिखाया, ठीक है। तो आप दोनों टूल से डिग से एंड LBD जो लोड बैलेंसर के लिए यूज होता है, लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारी लगभग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक और टूल बता दूँ, मतलब डायरेक्टरीज फाइंड करेंगे बेसिकली। टूल्स क्या, हम यहाँ पर बहुत सारी डायरेक्टरीज देखेंगे जो कि हम देख चुके हैं अभी ज़ेप प्रॉक्सी में। तो डायरेक्टरीज मतलब कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं आपके जो भी वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फोल्डर हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पता करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहते हैं मेरे बेसिकली वेब सर्वर डायरेक्टरी को एक्सट्रैक्ट करना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्टरीज़ को बेसिकली उनके जो भी वेबसाइट है उसके डायरेक्टरीज़ को देखेंगे, उसके डायरेक्टरी मतलब उसके फोल्डर को पता करेंगे। तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट रन करती है, मतलब कौन कौन से फोल्डर्स हैं उसके अंदर, एवरीथिंग वो पता करते हैं बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पहले nmap को यूज़ लूँगा बेसिकली, nmap का टूल का यूज़ लूँगा बेसिकली एंड उसकी स्क्रिप्ट रन करूँगा। तो इसको एनोमरेशन कहते हैं बेसिकली। मैं इसको क्लियर करूँगा एंड यहाँ पर nmap देन सर्विस वर्जन, ठीक है, एंड हाइफन स्क्रिप्ट, देन जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, जैसे मैं HTTP -num, देन जो भी आपके वेबसाइट का नाम है www.gomovie.com, ठीक है। सो ये हमारी कमांड कंप्लीट हो गई। एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पर हाइफन नहीं है, HTTP के पहले इक्वल्स टू है यहाँ पर, ठीक है। हाइफन को हटा के हम इक्वल्स टू लगा देंगे, ठीक है। ये एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, क्या बोल रहा है कि ओके, ये एरर इस वजह से है क्योंकि HTTP जो इक्वल्स टू है ना वो अलग जगह लग गया है। तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे, यहाँ पर हाइफन ही रहेगा। इधर HTTP स्क्रिप्ट के पास हमको इक्वल्स टू लगाना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। एंड एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट का वेट करते हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है एंड मैंने इसको क्लीन स्टार्ट किया था ताकि अच्छे से दिखे। एंड यहाँ पर देखो सारे रिजल्ट आ चुका है एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चीज़ जो मुझे भी दिख रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, पॉसिबल एडमिन फोल्डर से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें दिख रही हैं सारी एडमिन के फोल्डर से। नाउ हमको एक और चीज़ ट्राई करनी चाहिए, जो गोबस्टर है ना उसकी वर्ड लिस्ट यूज़ करनी चाहिए हमको। मतलब एक वर्ड लिस्ट है जो मेरे पास बनी हुई है, तो उसको मैं भी यहाँ पर लाता हूँ एंड देखते हैं वहाँ से और कितनी इंफॉर्मेशन निकल सकती है और कितनी लोकेशन हमको यहाँ पर दिख सकती है, वो हम देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ क्या रिजल्ट होता है। तो उसके लिए गोबस्टर यानी कि वर्ड लिस्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर वर्ड लिस्ट ला लेता हूँ एंड मैं आपको कमांड बता देता हूँ। सो ओके, यहाँ पर मैंने वर्ड लिस्ट ला ली है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर बस गोबस्टर की कमांड लिखनी है, देन मैं यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर पाऊँगा उसको आगे, ठीक है। मतलब मैं उसके जो लोकेशंस हैं वेबसाइट्स के वो प्रॉपरली ला के देख सकूँगा यहाँ पर, ठीक है, कि क्या क्या लोकेशन है, किसको किसको एक्सेस कर पाते हैं, कहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गोबस्टर जो है बताया था मैंने,
ब्रूट फोर्स के लिए यूज होता है, गोबस्टर। एंड देन यहाँ पर डायरेक्टरी के लिए चाहिए, डायरेक्टरी लानी है, इसका डायरेक्टरी के लिए बेसिकली कमांड है -u लिखेंगे, URL वेबसाइट का नाम gomovie.com। देन यहाँ पर हमको -w लिखना है, ठीक है। -w का मतलब है वर्ड लिस्ट, तो वर्ड लिस्ट मेरी रखी हुई है होम, अटैकर, कैपिटल, डेस्कटॉप है आई थिंक, या डेस्कटॉप, देन common.txt, ठीक है। तो ये मेरी वर्ड लिस्ट की लोकेशन है जो कि मैंने बना रखा है। तो इस अटैक से पहले आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप यही सारी चीज़ें मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो एंड इससे भी एडवांस सीखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव क्लासेस में दिखाऊंगा और कैसे हो रहा है, क्यों आ रहा है, प्रॉपर वैलिड रीज़न मिलेगा आपको। इसको करने के लिए लैब भी मिलेगी एंड जितने भी मॉड्यूल हैं एथिकल हैकिंग के वो आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप बेसिकली लाइव रहोगे तो वहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ पाओगे एथिकल हैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है लाइव, हाँ ये पेड कोर्स है, लेकिन पेड कोर्स ही आपको सही रूट दे सकते हैं। यूट्यूब पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप समझ सकते हो कि लिमिटेड चीज़ें ही अपलोड कर सकते हैं। नंबर दिख रहा है यहाँ पर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर में कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको टीम मिलेगी न्यू वर्जन हैकर की, वो आपको सारी डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर क्या है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। देन आप वहाँ पर अपना जर्नी जो है एथिकल हैकिंग की स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक का भी कोर्स है। अगर आप एथिकल हैकिंग कर चुके हो, आपको लगता है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हो, जैसे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। तो इसके लिए हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स है, वो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो सेम नंबर पर आप ज्वाइन कर सकते हो एंड आप टीम को बता सकते हो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। सो जल्दी से कांटेक्ट करो, मिलते हैं हम लाइव क्लास में एंड कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। एंटर, ओह गॉड। तो यहाँ पर देखो जो इसकी डेटाबेस, CSS, इमेजेस, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। एंड टाइम आउट 10 सेकेंड में होता है इसका, देख सकते हो सारा फोल्डर जो है यहाँ पर हमको आ गया है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसी वेबसाइट पर अलग अलग मेथड ट्राई किए अपना वर्ड लिस्ट यूज़ करके, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है, अलग अलग लोकेशन, डेटाबेस, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें। तो आप इससे अलग अलग डायरेक्टरीज पता कर सकते हो कि सामने वाले जो भी वेबसाइट है उसका क्या क्या लीकेज है, ठीक है। देन उसके बाद इससे अच्छा रिजल्ट भी और देता है, एक डायरेक्टरी सर्च करके है, DIR सर्च, वो टूल। तो उससे भी आप इससे ज़्यादा डायरेक्टरीज निकाल सकते हो। जैसे मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पर मैं डायरेक्टरी DIR सर्च लिखता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली टूल है। तो खाली में मुझे सिंपली डालना है डेक सर्च, देन -u एंड www.gomovie.com, दैट्स इट, एंटर। अब देखते हैं इसका क्या क्या रिजल्ट आता है। देखिए ये कितना प्यारा सा इसका इंटरफेस है एंड एक्सटेंशंस यहाँ पर दिखा रहा है आपको, मेथड कौन सा यूज़ कर रहा है, थ्रेड्स दिखा रहा है, वर्ड लिस्ट दिखा रहा है। तो बेसिकली इसके पास सारी वर्ड लिस्ट है, इसमें हमको वर्ड लिस्ट की जो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो देख सकते हो काफ़ी प्यारे तरीके से इसने कर दिया। एक्चुअल में काली में यही अच्छा फीचर है कि कलरफुल अच्छा दिखा देता है ये। तो देखो सारी चीज़ें कर दी। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक्सटेंशन को एक चूज़ करेंगे और उसके अंदर क्या क्या फाइल है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो क्या क्या रिजल्ट आया है एंड देखो सारी डायरेक्टरीज ने लिस्ट कर दी है, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँ इन डायरेक्टरीज को तो क्या मैं देख सकता हूँ? तो डेफिनेटली देख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ विदाउट एनी लॉगिन, तो देखो यहाँ पर डिनाइड फॉरवर्डेन दिखा रहा है, डो नॉट हैव परमिशन, बट है तो फिर भी उसने एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है। सर्वर एरर, ये फेक एरर है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर फेक एरर लगाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्राई भी कर सकते हो एक्सेस करने का। CSS देखते हैं,
या डीवी देखते हैं, डीवी नेक्स्ट नीचे वाला, ओपन लिंक करते हैं। देखो ये भी फॉरवर्डन दिखा रहा है, फेक एरर्स लगाए गए हैं। इमेजेस देखते हैं, ओपन लिंक, नो कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे जो हमारा टारगेट है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर मैं एक एक्सटेंशन को चूज करता हूँ, जैसे ASPX, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए अलग कमांड है। तो यहाँ पर सेम हमने जो रन किया है अभी, ये इतना रखेंगे। देन इसी के आगे हम -e लगा देंगे बेसिकली एक्सटेंशन के लिए। एंड यहाँ पर हमको प्रॉपर वेबसाइट देनी पड़ेगी HTTP के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको HTTP रखना पड़ेगा, HTTP :// दैट्स इट, इतना आपको डाल देना है। देन URL तो डला हुआ है -e करके ASPX, ये एक्सटेंशन है, एक बार रीमैच करेंगे, ASPX, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या करता है। तो ASPX के अंदर क्या क्या डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देंगे। सो देखो ASPX अपने अंदर इतनी डिटेल्स लेके रखता था, उसके फोल्डर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। देन यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर 404 एरर से, मतलब 404 एरर दिखाने के लिए कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी फाइल्स हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। तो बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। एंड E को रिप्लेस करके हम X से कर देंगे, -X लगाएंगे एंड यहाँ पर स्मॉल x रहेगा, स्पेस देके 403, देन एंटर। तो यहाँ पर देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर 403 जो है ना, ये एक्सक्लूजिंग 403 है बेसिकली, मतलब 403 को 403 के अलावा जितने भी, मतलब 403 एरर को लेने के अलावा जो एरर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो स्टेटस कोड लाया है, यहाँ पर 403 स्टेटस कोड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 403 के अलावा यहाँ पर आपको सारे दिखेंगे, ठीक है। तो एक्सक्लूजिंग 43 का मतलब है कि 43 को छोड़ के सारे जेड दिखाओ। जैसे यहाँ पर देखो 403 आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको 403 नहीं दिखेगा, ठीक है। 403 के अलावा सारे डिटेल्स आपको दिखा देगा, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। 403 के लिए नहीं, 403 को छोड़कर है, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था। एक्स का मतलब एक्सीक्यूट है, ठीक है बेसिकली। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब तक जो हम कर रहे थे वो बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग था, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेंसेस था जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब हम वो सारी चीज़ें अभी तक कर रहे थे जो हमको पहले करनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अपने दुश्मन के बारे में सब चीज़ें जानना, ठीक है, अपने टारगेट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन जानना। तो अब हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, क्या क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं एंड क्या क्या कमियां हैं उसमें, ठीक है। तो मैंने मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को दिखा दिया। अब यहाँ पर इन्हीं कमीज को यूज़ करके अब हम यहाँ पर अटैक परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो अटैक होगा वो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अटैक कैसा होता है कि सामने वाले के सिस्टम में मल्टीपल अटैक्स किए जाते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल अटैक उसमें, मतलब पासवर्ड के लिए बेसिकली एक तरह से कि हर एक पासवर्ड उसमें ट्राई किया जाता है, पॉसिबल पासवर्ड जो हो सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू, एवरीथिंग जो भी पॉसिबल पासवर्ड है ये सारे किए जाते हैं, अगर प्रॉपर वेबसाइट पे वैलिडेशन या वेब एप्लीकेशन पे वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ आपके ब्राउज़र में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे ये ब्राउज़र है एंड साइड बाय साइड मैं मेरा यहाँ पर टर्मिनल भी खोल लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर ना आपको बेसिकली एक टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है बर्ब शूट, और उसको मैं बताता हूँ उसको कैसे आप टर्न ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पेन टेस्टिंग में जाके एंड यहाँ पर वेब एनालिसिस में जाके एंड यहाँ पर प्रॉक्सी वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सी में बर्ब शूट को टर्न ऑन कर सकते हैं 1 क्लिक से, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपका पासवर्ड डालिए एडमिन, तो वो तो अभी हम देखेंगे ही बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको रन कर दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक वेबसाइट डाल रहा हूँ, जैसे
फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है मेरी http :// एंड अच्छा ये सजेशन आ गया है, आई थिंक सो प्रॉक्सी रिफ्यूजेस समथिंग, ठीक है। ठीक, लोडिंग प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि आई थिंक सो मैंने इसको ना प्रॉक्सी ऑन कर रखा है मैंने मेरे सिस्टम में। 1 मिनट में अपना बर्ब शूट ऑन कर लेता हूँ। तो आपको कैसे ऑन करना है, आपको बेसिकली यहाँ पर पेन टेस्टिंग एंड वेबसाइट वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, ठीक है, ये बर्ब शूट, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है। मैंने यहाँ पर मेरा डाल दिया, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा बर्ब शूट। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बर्ब शूट टर्न ऑन हो गया। एंड यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्टअप, ठीक है। एंड यहाँ पर बेसिकली इंटरसेप्शन ऑन है, इसको मैं ऑफ करता हूँ। नाउ आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद दिस वेबसाइट। ओके, अब मैंने सर्वर ऑन कर दिया है। अब हम देखते हैं बेसिकली कैसा काम करता है। तो देखो ये टर्न ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी तो मैंने इंटरसेप्शन ऑफ कर रखा है, बट यहाँ पर आपको कोई भी एक पासवर्ड डाल देना है बेसिकली, मतलब जो भी आपको लगे। जैसे मैं यहाँ पर एडमिन डाल रहा हूँ, या फिर आप जो भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर देव डाल देता हूँ, एंड पासवर्ड जो है मैं पासवर्ड ही रख देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे करने से पहले मैं इसका इंटरसेप्शन ऑन कर दूंगा। इंटरसेप्शन ऑप्शन जो है ना, ये क्या करता है बेसिकली, वो जो रिक्वेस्ट है उसको बीच में रोक लेता है, ठीक है। एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि ये इंटरमीडिएट का काम करता है। जो भी कनेक्शन या जो भी रिक्वेस्ट जाएगी इस बर्ब शूट से होके जाएगी, क्योंकि हमने प्रॉक्सी सेट कर रखी है, राइट। तो ब्राउजर में हमने प्रॉक्सी सेट कर दी, वही आईपी एड्रेस इसमें सेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस में, ये देखो 127.0.0.1, एंड मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर भी हमने वही सेम डाल के रखा हुआ है। एंड जब आप यहाँ पर जाएंगे प्रेफरेंस में, वेयर इज प्रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पर आप जब प्रॉक्सी देखेंगे, ठीक है, ये प्रॉक्सी है आपका, ये, ठीक है, ये मैनुअल प्रॉक्सी यहाँ पर मैंने रखा है। एंड ये 127 एंड सेम पोर्ट, ठीक है। यही सेम पोर्ट आपके इसमें होना चाहिए बर्ब शूट में, तभी वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करता हूँ अब। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंटरसेप्शन में जाके ये एक रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको मैं इंट्रूडर में भेज देता हूँ, ठीक है। इंट्रूडर बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इंट्रूडर क्या दिखाता है। ये रहा इंट्रूडर, ठीक है। एंड ये टारगेट दिखा रहा है, टारगेट सिस्टम। अच्छा, इंट्रूडर पे जब आप जाओगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो टारगेट में आपको यहाँ पर वेबसाइट का जो भी है ना, यहाँ पर कुछ और मिलेगा। तो जो भी आपके वेबसाइट का आईपी एड्रेस है, ठीक है, एंड जो भी आपको पोर्ट लगे, एंड जो भी पोर्ट पे वो कम्युनिकेशन कर रही है, एंड पोर्ट जो है वो आप बेसिकली 8080 कॉमन रख सकते हो, जो भी हो सकता है आपको लगे कि जिसमें भी कम्युनिकेशन कर रही है वो वेबसाइट, उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस वेबसाइट का, जैसे मेरे वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, जिस सर्वर पे होस्ट है उसकी आईपी एड्रेस ये है, एंड इस पोर्ट पे वो कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें उसने खुद से ग्रीन कर रखा है, मतलब सिलेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, मतलब इन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है ब्रूट फोर्स के तैयार करने के लिए, मतलब इनको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जैसे ये लॉग है, ठीक है, देव, एंड पासवर्ड ही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो उसने कैप्चर कर लिया। तो देखो मैंने लॉगिन आईडी क्या डाला था, देव, एंड पासवर्ड डाला था पासवर्ड बेसिकली। तो यहाँ पर लॉग जो है ये एक तरह से पैरामीटर है, ठीक है। एंड पासवर्ड क्या है, ये जो यहाँ पर मैंने यूजर नेम डाला है देव, ये उसकी वैल्यू है,
ठीक है। तो पैरामीटर वो वो चीजें होती हैं जैसे जो अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करके लेके जा रही है, जैसे पासवर्ड अपने अंदर स्टोर करके लेके जा रही है, ठीक है, लॉग, ठीक है। अगर लॉग को मैं हटा दूंगा तो जब वेबसाइट पे ये डेटा पहुंचेगा तो वेबसाइट इसको पहचान नहीं पाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। पैरामीटर टेम्परिंग में हम देखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो सिलेक्ट किया ना मैं इसको क्लियर कर दूंगा सबसे पहले, ठीक है। क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको वो कर देता हूँ, क्लस्टर बॉम्ब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए उसके ब्रूट फोर्स के लिए तैयार करना पड़ेगा ना इसको। अब यहाँ पर मुझे इसको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मुझे अटैक करना, मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग होगी। तो पहले तो यूजर नेम पे होगी, क्योंकि यूजर नेम एंड पासवर्ड ही तो हमको पता करना है उसमें, ठीक है। ऐड एंड पासवर्ड, ऐड, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब बेसिकली ये चीज़ें कर क्या रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट है इसका पासवर्ड हमको याद नहीं है, ठीक है, या फिर याद नहीं है मतलब कि पता करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से यूजर्स हैं एवरीथिंग इस वेबसाइट पे। तो जैसे अगर मैंने अभी आपको दिखाया, देखो मैं ये वाले उसमें जाता हूँ, वेबसाइट ये वाले सर दूसरा जो विंडोज 10 है उससे लॉगिन करता हूँ एक बार मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो वेबसाइट है उसका पासवर्ड एक्चुअल में वो है ही नहीं, ठीक है, मतलब जो मैंने डाला है वो नहीं है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ एंड http :/IP एड्रेस ऑफ सर्वर 10.10. एंड सर्वर का आईपी एड्रेस है एंड आपको पता है किस पे पोर्ट पे कम्युनिकेशन करता है, तो आपको डोमेन नेम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड प्लेस लॉगिन, देख सकते हैं यहाँ पर वही वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज, वही जो मैंने यूजर नेम डाला है देव एंड पासवर्ड डाला है मैंने यहाँ पर PASSW0RD, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है, एरर रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली वो तो नहीं है पासवर्ड। अब मुझे पता करना है बेसिकली कि पासवर्ड क्या क्या कौन कौन से यूजर्स हैं इसमें, तो इसी की हेल्प यहाँ पर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद आप पेलोड सेट करोगे, ठीक है। पेलोड्स क्या है, मतलब पेलोड का मतलब ये है कि आप वर्ड लिस्ट सेट करोगे, मतलब कौन क्या क्या पासवर्ड है पॉसिबल। तो आप एक वर्ड लिस्ट बनाओगे जो जो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो मैंने बना रखा है। तो देखो यहाँ पर पहले मैं फर्स्ट ये एज इट इज़ रहने देना है, लोड करना है इसको यहाँ से। तो पहले आपको मैं यूज़र नेम चूज़ करूँगा, ओपन, ठीक है। देन यहाँ पर पहली हो गई, अब दूसरी यहाँ पर चूज़ करूँगा मैं पासवर्ड, ओपन, ठीक है। लेट्स इट, हो गया। अब एक बार रीचेक कर लेना है, सारी चीज़ें ओके है। अब सारी चीज़ें जब ओके है तो यहाँ पर आपको स्टार्ट अटैक पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने ट्राई कर दिया है एंड ये पेलोड, ठीक है, पेलोड 1 पेलोड 2 ये दोनों कंबाइन होकर यूजर नेम पासवर्ड दोनों होगा। देन यहाँ पर आपको दिखाएगा स्टेटस कोड। स्टेटस कोड का मतलब क्या है, देखो जैसे आप जब जब कोई भी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से, अगर वो सक्सेसफुली आपको मिल गई है तो इसका मतलब ये है कि उसका स्टेटस कोड ओके है, ठीक है। एंड कोई चीज़ फाउंड हो गई है, जो आप ढूंढ रहे हैं वो फाउंड हो गई है, मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली पहुंच गई है, वो उसका स्टेटस कोड 200 होगा। एंड कोई चीज़ जब मिल गई है तो मतलब जो भी आप ढूंढ रहे हैं जो आपको मिल गई है उस सर्वर में, तो उसका स्टेटस कोड क्या होगा, 302 302, ठीक है। तो कुछ भी फाइंड कर लेने का या फिर कुछ फाउंड करने का जो स्टेटस कोड होगा आपका, वो बेसिकली होगा 302, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली मुझे 302 ढूंढना चाहिए अब। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये तो 200 है सारे, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट
यहाँ तक पहुँच चुकी है। हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर 302 काफ़ी ज़्यादा है। ओके, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने फाइंड कर लिया है। 302 का मतलब है फाउंड, ठीक है। एंड अगर 302 फाउंड नहीं हुआ, मतलब नहीं मिला, तो मतलब आपका पासवर्ड मैच नहीं किया, ठीक है। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल चुका है दोनों। तो यहाँ पर डालते हैं एडमिन एंड क्वेटरी, जो भी है क्वेटी @123। तो इसको अब मैं डाल के देखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो मिल गया सारा जो मेरा काम का था। मैं यहाँ पर प्रॉक्सी पे जाके इंटरसेप्शन को ऑफ कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए इसने एरर पासवर्ड दे दिया। जब मैंने इंटरसेप्शन ऑफ किया ना, तो मतलब मैंने बीच में रिक्वेस्ट को रोक के रखा था। जैसे मैंने छोड़ा, ठीक है, जैसे मैंने छोड़ा तो वो एकदम से पहुँच गया और उसको पता चल गया कि इनवैलिड है। तो अब देखो एडमिन मिला था वहाँ पर, अब हमको पासवर्ड मिला है, ठीक है, क्वेटरी @123 लॉगिन, ठीक है। ये लॉगिन हो चुकी है वेबसाइट। अब यहाँ पर मैं होम पे जाके सारी चीज़ें, एडमिन देखो, एडमिन की प्रोफाइल में एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट है बेसिकली वर्डप्लेस की वेबसाइट है, जो कि डेमो के लिए बनाई गई है, ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एंड ये मेरे पर्सनल सर्वर पर होस्ट है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये ब्रूट फोर्सिंग समझ में आई होगी। एंड इसको किसी भी गलत तरीके में यूज़ नहीं लेना है। ऐसे ब्रूट फोर्सिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए पासवर्ड डिफरेंट रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, जो कि हम करते हैं बर्ब शूट से, एंड किस पे, वेब एप्लीकेशंस पे या वेबसाइट्स पे, ठीक है। दोनों पे सेम ही तरीका यूज होगा। चलो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ एंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट अटैक पर। अब आपने बर्ब शूट क्लोज कर दिया होगा, तो बर्ब शूट क्लोज करने के बाद एक चीज़ और कर लेना है, अगर आप प्रैक्टिकल मेरे साथ ही कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस उसी ब्राउज़र में जाना है एंड आपके प्रॉक्सी को नो प्रॉक्सी कर देना है। अगर आप उसको रखोगे तो हो सकता है कि आपको इंटरनेट यूज़ करने में थोड़ा इश्यू हो। तो यहाँ पर प्रेफरेंस पे जाओगे, यहाँ पर प्रॉक्सी, ठीक है, ये प्रॉक्सी है एंड इसको मैनुअल में होगी नो प्रॉक्सी, जैसे मैंने सेटअप कराया था, बस उसको नो प्रॉक्सी कर देना है बस, ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली काम कर सके। दैट्स इट, आपका हो गया। अब मूव कर सकते हैं नेक्स्ट अटैक। सो वॉरियर्स, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर पैरामीटर टेम्परिंग, ठीक है, या फिर पैरामीटर टेम्पटेशन भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी पैरामीटर्स होंगे उनको हम चेंजेस करके देखेंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से उनको चेंज करके देखेंगे एंड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर टेम्परिंग की उसमें प्रॉब्लम है या नहीं वेबसाइट में, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे ढूंढा जाता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर चला जाऊँगा अपने ब्राउज़र में ही, ठीक है। तो सेम यहाँ पर मैं अपने मैन ब्राउज़र पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पर जो वेबसाइट है वो है www.gomovie, ठीक है, .com, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे आपके पास, आपने एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है, ठीक है, आपके पास एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है। अब यूज़र आईडी पासवर्ड से आप दूसरे यूज़र्स का डेटा कैसे एक्सेस कर पाओगे, वो देखो यहाँ पर। तो इस टास्क के लिए भी मुझे बर्ब शूट यूज़ होने वाला है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं फिर से यहीं पर ऐड ऑन कर देता हूँ, टर्न ऑन कर देता हूँ अपने प्रॉक्सी को, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया, अगर मैं बंद करना ना बताऊं तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉक्सी आपको बंद कैसे करनी है अगर इंटरनेट यूज़ करने में इश्यू आए तो। यहाँ पर प्रॉक्सी सेटिंग एंड मैनुअल प्रॉक्सी को करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो एक और एड ऑन चीज़ करते हैं यहाँ पर हम, कि बर्ब शूट भी ऑन कर देता हूँ। तो ये मेरा बर्ब शूट रन हो चुका है एज इट इज़, जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, ठीक है। चलो इसको मैं अभी साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या करना है, या फिर हमको इस क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने बर्ब शूट टर्न ऑन कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर मुझे प्रॉक्सी पे जाके चेक करना है, इंटरसेप्शन ऑफ है तो ऑन करना है उसको, क्योंकि हमको रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा जो कि मेरा क्रिएटेड है, ठीक है। अब टेस्टिंग के लिए है तो कोई भी यूजर आईडी तो क्रिएट कर सकता है, पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैं पासवर्ड यूजर नेम डाल रहा हूँ सैम एंड टेस्ट, ठीक है। एंड मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। ये देखो लॉगिन जा रहा है और बबशूट पे चलते हैं हम लोग। ओ इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। ये देखो अब बबशूट पे अगर आपने एक चीज़ देखी हो तो यहाँ पर देखो ये आपका डेटा जा रहा है, ठीक है, इवेल्युएशन जा रहा है। एंड अभी जो मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला है वो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो बबशूट देखो इतना खतरनाक है कि सामने वाले का रिक्वेस्ट भी कैप्चर कर लेता है। बट यहाँ पर हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड करेंगे, अब देखो फॉरवर्ड करोगे तो रिक्वेस्ट थोड़ी आगे बढ़ेगी, और एक बार फॉरवर्ड कर देते हैं तो रिक्वेस्ट पूरी पहुँच गई। एंड यहाँ पर यूज़र लॉगिन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो एडमिन समथिंग लॉगिन दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली इन कंटेंट्स को मैं थोड़ा ब्लर रखूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपको दिखाना उसको मैं ब्लर रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लर रखा हुआ है एंड लॉगिन हो चुका है, ठीक है। हम लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा, ये देखिए ये प्रोफाइल है इसकी, ठीक है। ये इसकी मैन प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्यू प्रोफाइल पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट जाती है प्रोफाइल को देखने के लिए, तो यहाँ पर ये रोक रहा है, ठीक है। तो इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार और करूँगा, देन वंस अगेन, देन वन मोर, देन फॉरवर्ड करते जाएंगे जब तक ये रुकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितनी भी रिक्वेस्ट आई होगी वो सारी यहाँ पे है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो आपको प्रोफाइल दिख रही होगी, ठीक है। ये प्रोफाइल है एंड उसकी सारी डिटेल्स है यूज़र की, ठीक है। अब बेसिकली हमको करना क्या है, अभी तो हम सैम से लॉगिन हैं, तो सैम से लॉगिन होके बाकी लोगों तक, मतलब जितने भी यूज़र हैं उनमें हम स्विच कर लें। इसी को पैरामीटर टेम्परिंग कहेंगे, मतलब एक किसी भी पैरामीटर में चेंज करके हम उसमें स्विच कर जाए। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए फिर से इंटरसेप्शन ऑफ करूँगा। अभी हम लॉगिन हो चुके हैं प्रॉपरली, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड मैं बैक जाऊँगा इस वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पर मैं बैक आया एंड वापस से मैं पासवर्ड डालूंगा यहाँ पर वही, ठीक है। मैं इंटरसेप्शन कैप्चर करने की कोशिश करूँगा एंड लॉगिन करूँगा अगेन। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। देन इसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। इसको फॉरवर्ड करेंगे, उसको लॉगिन हो जाने देंगे प्रॉपरली, ठीक है। अब प्रोफाइल के लिए जो रिक्वेस्ट जा रही है, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे एंड प्रोफाइल की रिक्वेस्ट यहाँ बबशूट पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफाइल की रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो इसको भी फॉरवर्ड करना है कब तक, जब तक HTTP रिक्वेस्ट दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप एक दो बार फॉरवर्ड करते हो ना, आपको इस व्यू प्रोफाइल ID = 1 वाले पेज का वेट करना है, ठीक है। ये तो जब भी आपको ये पेज मिल जाए तो आप यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। अब यहीं पर पैरामीटर आपको चेंज करना है। पैरामीटर क्या होते हैं, तो ये देखो ID है ना =1, ये ID जो है ये पैरामीटर है, 1 उसकी वैल्यू है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या होता है ये। अब यहाँ पर देखो पैरामीटर की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। यहाँ पर आप पैराम्स में आएंगे, पैरामीटर्स में आएंगे तो आपको दिख जाएगा। एंड अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं बबशूट का, बहुत ज़्यादा पुराना, तो साइड में आपको इंस्पेक्टर नाम का दिख रहा होगा। इंस्पेक्टर में आपको क्वेरी पैरामीटर 1 दिखाएगा, बेसिकली क्वेरी दिखाएगा उसमें, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर, उसमें क्लिक करोगे तो ID नेम एंड 1 दिखाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और 1 किसकी वैल्यू है, ये इसकी है क्योंकि ये पैरामीटर है। और दूसरा पैरामीटर ये देखो MS स्कोप एंड टैब 10, तो यहाँ पर आपको सारे दिख रहा होगा, देखो पहला 1 देन एंड ये, तो ये तीनों पैरामीटर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और इसकी वैल्यू दिख रही है, बेसिकली पैरामीटर की वैल्यू दिख रही है। इसी को चेंज करना है एंड वहाँ पर देखते हैं कि दूसरा यूज़र लॉगिन कर पाता है। इसको टेस्टिंग करके, इसको चेंज करके देखेंगे हम लोग बेसिकली कि कोई दूसरा यूज़र इसके थ्रू लॉगिन कर पाता है।
यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 1 को 2 कर देंगे, ठीक है, एंड इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपना काम कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली रॉ में जाना है, देखो यहाँ पर आईडी चेंज हो चुकी है, एंड इस इंटरसेप्शन को बंद कर देना है, मतलब ये रिक्वेस्ट को ड्रॉप मतलब हटा देना है, अपने पास से रिलीज कर देनी है। तो ऑफ पे क्लिक करोगे, ये पहुंच जाएगी वेबसाइट पे। अब हमने स्टेप पहले जो मैंने लॉगिन किया था एज अ सैम, ठीक है, आपने देखा था, तो वो कौन सा यूज़र था, सैम था। अब यहाँ पर देखो किसकी प्रोफाइल आ चुकी है, एंड उसकी आईडी 2, ठीक है। मतलब जो पैरामीटर टेम्परिंग है ये इतनी खतरनाक है कि दूसरे यूजर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम रही एक वेबसाइट में। ऐसे ही आप इसी के थ्रू अलग अलग कह सकते हो कि अलग अलग पेजेस में भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर पेज एक पैरामीटर से चलता है, और ये पैरामीटर का अगर इनक्रिप्टेड नहीं रखा गया, इसकी सिक्योरिटी प्रॉपरली अप्लाई नहीं की गई, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपने अभी देखा, मैं सैम से डायरेक्टली जॉन पर आ गया, ठीक है, मतलब दूसरे यूज़र पे आ गया। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको लॉगिन करके दिखाया था। मैंने लॉगिन तो सैम से किया था, लेकिन यहाँ पर जॉन स्मिथ की प्रोफाइल स्विच हो चुकी है क्योंकि पैरामीटर में चेंजेस कर दिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं पैरामीटर टेम्परिंग, या फिर पैरामीटर टेम्पटेशन भी कहते हैं, पैरामीटर चेंजेस कहते हैं। पैरामीटर के कई तरीके हो सकते हैं। अब मतलब पेज की वर्नेबिलिटी है या फिर आईडी की वर्नेबिलिटी है, यहाँ पर देख सकते हो आप यूज़र आईडी की वैलिडिटी थी, ठीक है। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है ना, ये सिक्योर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको देखना जरूरी है कि पैरामीटर टेम्पटेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। तो पैरामीटर का मतलब ये है कि जैसे मैंने वहाँ पर एक बग शूट में अगर आपने कोई चीज़ देखी होगी, जैसे इसको रीलोड करता हूँ मैं यहीं पर, ठीक है, तो इंटरसेप्शन ऑन कर लेता हूँ फिर से मैं, तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट वहाँ पर नोट हो गई होगी। देखो गेट प्रोफाइल एसपीएक्स आईडी जो दिखा रहा है ना, आईडी एक्चुअल में पैरामीटर है, एंड 1 जो है वो वैल्यू है पैरामीटर की। तो पैरामीटर एक ऐसा वो होता है कॉन्सेप्ट कि वो अपने अंदर बेसिकली उसकी वैल्यू अगर चेंज करोगे ना, तो वेबसाइट में चेंजेस करने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं DT1 में चेंज करूँ तो एरर आएगा, और मतलब एक तरह से कह सकते हो कोई चेंजेस नहीं आएगा। और इसमें MS स्कोप में करूँ तो भी चेंज आएगा, और टैब 1 में करूँ तो भी आएगा, एंड मतलब ये टैब 0 से 1 करूँ तो भी आएगा। तो बेसिकली पैरामीटर्स की वैल्यू जब भी आप चेंज करोगे ना, तो उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ स्विच करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो पैरामीटर एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि अपने अंदर कुछ वैल्यू स्टोर, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर करके लेके जाता है। जैसे आईडी में एक नंबर लेके जा रहा है, एक नंबर में पूरा यूज़र का डेटा है, 2 डालेंगे तो 2 यहाँ पर, वैसे ही आप यहाँ पर 3 डाल के देखोगे ना, जैसे यहाँ पर मैं पैरामीटर में जाऊँ एंड इस वैल्यू को मैं 3 एडिट कर दूँ, ठीक है, तो देखो अभी जॉन था, ऐड करते हैं, रिक्वेस्ट प्रॉपर क्वालिफाई नहीं है, मतलब प्रॉपरली रीलोड नहीं हुई है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो गया तो ठीक ना, अदरवाइज आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो 3 होगी वैल्यू, देखो पैरामीटर की, आईडी पैरामीटर की वैल्यू 3, एंड इसको ऑफ करते हैं। एंड आप जैसे यहाँ पर जाओगे, देखो आईडी किटी प्रेटी एंड फीमेल एवरीथिंग, ठीक है। तो ये होती है पैरामीटर की कमी। ये तब होगा जब किसी वेबसाइट में पैरामीटर टेम्परिंग की कमी होगी तब, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जोहन से किटी लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, ठीक है। इसको मैं यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा क्योंकि ये तो और भी लंबा चलेगा। तो यहाँ पर अब हम करेंगे एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी ट्राई करेंगे, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन में होती है। मतलब वेब एप्लीकेशन में जो भी एक्सेसेस की, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की जो भी वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में पता करते हैं, क्या चीज़ें होती है, क्रॉस साइट क्या होती है, क्रॉस साइट वल्नरेबिलिटी, एक्सेसेस, बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है। तो इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं। सो वेरियस एक्सेसेस के लिए यहाँ पर मैं PWN एक्सेसेस जो टूल है वो यूज़ लेने वाला हूँ। मतलब एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। एक्सेसेस जो है ये एक ऐसी कमी है जो कि स्क्रिप्ट रन करके, मतलब यूज़र साइड स्क्रिप्ट रन करके
टेस्ट की जाती है। अगर ऐसी वल्नरेबिलिटी है तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेस की जाती है। तो एक्सेसेस के बारे में हमने देखा है स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं पहले थ्योरी कवर कर लेता हूँ, बाद में प्रैक्टिकल्स में आता हूँ, ताकि आपको कुछ चीज़ें नई जैसे ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सेस इसको PWN एक्सेसेस जो टूल है ये आप ओपन सोर्स है बेसिकली एंड वाइड रेंज है, बहुत अच्छे से काम करता है। ओपन सोर्स से आप कहीं से भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब यही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रन करने के लिए पाइथन 3, ठीक है। इसकी मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में कुछ भी लिंक देना जो है ना वो मलेशियस माना जाता है, इसलिए मैंने लिंक नहीं दिया। तो यहाँ पर PWN एक्सेसेस, ठीक है, PWN देन एक्सेसेस, देखो सजेशन आ रहा है, इससे पहले मैंने यूज ले रखा है इसको, PWN एक्सेसेस, ठीक है, एंड .py एंड देन -u URL डाल देंगे एंड कोई भी वेबसाइट जो कि अच्छी हो, आपको सही लगे। यहाँ पर मैं मेरे सर्वर्स ऑन कर देता हूँ, देखता हूँ इनमें से कोई जो अच्छे से काम कर दे, ठीक है। तो मैं पहले अपने वेबसाइट जो होस्टेड है उस पर करेंगे एंड अगर इसमें एक्सेसेस की कमी नहीं निकली देन वी विल मूव टू नेक्स्ट वेबसाइट, उस पर हम ट्राई करेंगे कि ये प्रॉपरली काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने सर्वर ऑन कर दिया अपना एंड यहाँ पर मैं चेक करता हूँ पहले अपने वेबसाइट्स पर, जैसे http:// देन यहाँ पर गुड शॉपिंग है एंड एक गो मूवी है, इस पर टेस्ट करते हैं। देखो ये ऐसे करता है, देखो एक भी अलर्ट आपको नहीं दिखेगा एक्सेस से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी अलर्ट नहीं है, सब क्लीन है, ठीक है, वार्निंग दे रहा है बस। एंड देन यहाँ पर मैं गो मूवी में मैं देख लेता हूँ, शॉपिंग की जगह मैं गो मूवी कर दूंगा, movie.com, दैट्स इट। इसमें भी कुछ नहीं मिला, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक और वेबसाइट ढूंढ के रखी है ताकि आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल देख सको, ठीक है। तो रियल लाइफ प्रैक्टिकल ये देखो, ये http टेस्ट php1web.com बेसिकली टेस्टिंग के लिए बनाई गई वेबसाइट है, जिसमें आप इजीली टेस्टिंग कर सकते हैं एंड मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टेस्टिंग के लिए ही बनाई गई है, टेस्टिंग पर्पस। तो यहाँ पर देखो ये स्कैनिंग स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग में ही ये क्रिटिकल कुछ मिल गया, गो बटन में बोल रहा है कि कोई क्रिटिकल है, देखो ऐसे दिखाएगा एंड यहाँ पर दिखाएगा एक्सेस डिटेक्टेड पोस्ट मेथड में, ठीक है। तो ये है एंड ये भी बता रहा है कि डेटा कौन सा जा सकता है उसमें, ठीक है। हालांकि हम इतना नहीं करेंगे, इजी सा देखेंगे जो भी हमको सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट आने का वेट करते हैं एंड जैसे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना तो हम स्टार्टिंग से इसमें देखेंगे कि कैसे हम इसको ट्राई देख सकते हैं कि क्या क्या वर्नेबिलिटीज़ हैं। तो ये खुद ही बता रहा है कि इतनी सारी वर्नेबिलिटीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सेसेस की वर्नेबिलिटी तो है ही, और नहीं होती तो कैसा रिजल्ट आता वो भी आपने देख लिया। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है एंड यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पर डिटेक्टेड दिखा रहा है कुछ ये। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पर राइट क्लिक करके जस्ट ओपन करके देखेंगे इनको, ठीक है। ये देखो दिखाया, एक वर्नेबिलिटी आई, यहाँ पर पॉपअप आया, तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर वर्नेबिलिटी है। चलो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू डाल के देखता हूँ, आई थिंक सो इसने खुद ही दिया होगा। चलो फिर भी देखो ये पॉपअप आया, मतलब वर्नेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट रन नहीं होनी चाहिए थी। एंड यहाँ पर एन करके ओके करें तो कुछ नहीं आया, ठीक है। चलो है, देखो ऐसे होती है एक्सेसेस की वर्नेबिलिटी, मतलब स्क्रिप्ट रन हो रही है, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट रन की जा सकती है वहाँ पर, मतलब ये स्क्रिप्ट रन हो गई तो कोई भी स्क्रिप्ट वहाँ रन की जा सकती है इजीली। तो ये एक्सेसेस है एंड एक्सेसेस जो है वो यूज़र साइड से इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। और देखो ये देखो ओपन लिंक करते हैं, इसमें भी देखो, ये देखो यहाँ पर भी सेम वर्नेबिलिटी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखते हैं, हालांकि ये तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा। तो इजी तरीका तो यही है कि आप ऐसे देख सकते हो, देखो अगेन ओपन लिंक एंड यहाँ पर भी देखो सेम वर्नेबिलिटी।
इतनी सारी एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर। एंड वंस अगेन ओपन लिंक, यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो सभी में स्क्रिप्ट रन की जा सकती है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड हम कुछ दूसरा देखें तो जिसमें और भी वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाए शायद से। ओपन लिंक, ये देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पर उसका ओरिजिनल आर्टिकल समथिंग कुछ लिंक दे रखा है। एंड यहाँ पर भी एक्सेस से रन हो गया, ये देखो, देखा आपने? तो उसकी कोई ओरिजिनल आर्टिकल, न्यूज़ लेटर समथिंग कुछ वेबसाइट खुल गई। एंड चेक, नहीं खुला यहाँ पर कुछ लिंक, वैलिड 12 समथिंग कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो एंड सबमिट क्वेरी करें, तो यहाँ पर रन तो हुई थी क्वेरी, है ना। तो मतलब स्क्रिप्ट का रन ही हो जाना एक्सेसेस है यूज़र साइड से, तो यही एक्सेसेस है बेसिकली। तो अगर एक स्क्रिप्ट रन हो रही है तो उसमें कोई मलेशियस स्क्रिप्ट भी तो रन की जा सकती है ना। तो यहाँ पर हम ओपन लिंक करेंगे, देखो यहाँ पर भी है। एंड ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ओपन लिंक करके, देखो एक जगह मतलब एक सेक्शन में एक ही जैसे आ रही हैं और एक ही कमी को बहुत सारे सेक्शंस में है। एंड ये ओरिजिनल वेबसाइट है उसकी, ठीक है। ये एक्विनेटिक्स, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेमोस्ट्रेशन वेबसाइट टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। एंड ये ओपन लिंक, यहाँ पर भी सेम कमी। चलो अगले सेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पर कंफर्म बटन पे कुछ दिखा रहा है। एंड देखो ये प्रॉपर बताता है कि डिटेक्टेड हो चुकी है ना, एक्सेसेस डिटेक्टेड हो चुका है। तो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है ये। ओके, और सेक्शंस आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको और सारी चीज़ें मिलेगी। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी वही है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एंड एक स्क्रिप्ट रन कर रहा है, उसने खुद से स्क्रिप्ट बना के दिया है बेसिकली कि ये स्क्रिप्ट काम करेगी। तो देखो और यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट इजीली रन की जा सकती है। जब ये देखो एक स्क्रिप्ट रन है तो जाहिर सी बात है, तो मलेशियस स्क्रिप्ट रन करके उसके सर्वर को भी डैमेज किया जा सकता है। देखो तो यूज़र के साइड से सर्वर में इम्पैक्ट डाला जाता है एक्सेसेस में, तो काफ़ी ख़तरनाक वल्नरेबिलिटी मानी जाती है ये। और अच्छा एक ही जैसे बहुत सारी हैं। तो ये देखो जहाँ जहाँ पे ये रन हो जाए ना, समझ जाना वहाँ वहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। ये देखो जहाँ जहाँ पे स्क्रिप्ट रन हो रही है एंड ये आपको पॉपअप दिखा के दिख के आ रहा है, तो ये बेसिकली स्क्रिप्ट लिखी गई है कि पॉपअप दिखाओ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपको अगर देख पा रहे हो आप यहाँ पर ये, तो ये स्क्रिप्ट है, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी गई है ये। अगर पॉपअप आ रहा है मीन्स कमी है, ठीक है, और हर जगह पे कमी दिखा रही है आपको। तो बेसिकली ये होता है आपका एक्सेसेस। एंड इसको ओपन कर दें, देखो तो मल्टीपल जगह पे हैं। तो ऐसे आप मतलब आप तो कोई भी अपने हिसाब से डाल के टेस्ट कर सकते हो। बाकी ये तो अपना बता रहा है कि मैंने ये आपको दिया है, आप इस पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई है एंड ये मैंने टेस्ट किया, तो मुझे यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ दिखी, ठीक है। देखो एक इसमें कंटेंट डिस्प्ले एरर दिखा रहा है कुछ, ठीक है, मतलब प्रॉपरली काम नहीं किया वहाँ पर स्क्रिप्ट ने। एंड ओपन लिंक यहाँ पर कर दिया। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे ये पॉपअप आ जाए तो एक्सेसेस है, समझ लो, मतलब स्क्रिप्ट रन हो चुकी है। एक स्क्रिप्ट रन मतलब कोई भी रन कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को एक्सेसेस समझ में आया होगा एंड कौन सा टूल यूज़ लेते हैं एक्सेसेस के लिए ये भी समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। सो वॉरियर्स, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मूव करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ फिर से एक बार कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको लाइव क्लासेस में सीखने के लिए और बेटर तरीके से सीखने के लिए, अच्छे से इसके रीजंस के बारे में जानने के लिए और इससे भी एडवांस चीज़ें सीखने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए हुए नंबर पर। पेड कोर्स है, आप लाइव सेशन ज्वाइन करोगे एंड यहाँ पर आपको नेटवर्किंग, लिनक्स एंड इथिकल हैकिंग सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। क्योंकि इथिकल हैकिंग का जो बेसिक्स है वो नेटवर्किंग ही है, उसके बिना आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है।
तो नेटवर्किंग यहाँ पर जो है बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई जाएगी। लिनक्स का जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट लेवल पर मिलने वाली है, एंड वैसे ही नेटवर्किंग का इथिकल हैकिंग तो आपको एडवांस मिलेगी ही, ठीक है। देन अगर आप इथिकल हैकिंग कर चुके हैं, आपने इथिकल हैकिंग पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक का भी ऑप्शन मिलता है, आप डिजिटल फॉरेंसिक के साथ जा सकते हो। एंड अभी अपकमिंग में हमारा पेन टेस्टिंग का कोर्स भी आने वाला है, तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, क्वेरी कर लो, वहाँ पर टीम आपसे जो भी है वो कांटेक्ट कर लेगी। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे इतनी चीज़ें अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर CSFRF को चेक करने के लिए, CSFRF की कमी यहाँ पर चेक करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, बेसिकली सिनेरियो बनाना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया का एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जिसका बनाना चाहता हूँ, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीथिंग सबका बना सकता हूँ। यहाँ पर फेसबुक का है। यस, अगर आप यहाँ पर बात करते हो सोशल मीडिया हैकिंग की, तो ये तो टोटली इलीगल एक्टिविटी है। लेकिन हाँ, इसमें जो सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है या फिर जो टेस्टिंग की जाती है, क्या कमियां हैं, किसके थ्रू हैक हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया में की जाती है ना, वो इसी के थ्रू की जाती है, वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट सिक्योरिटी टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप वेब एप्लीकेशन हैकिंग या फिर वेबसाइट, जो भी आपकी जिस तरह की आपकी सोशल मीडिया है आपकी, अगर वो आपकी सपोर्ट मतलब किस टाइप की है, वो वेब एप्लीकेशन या वेब साइट है, तो दोनों के अगर उसमें कमी ढूंढ लेते हो तो यू आर एबल टू हैक इट। तो बेसिकली आपकी यहाँ पर मैटर करता है कि किस पर्पज़ से कर रहे हो। तो इलीगल पर्पज़ से करो तो ये तो डायरेक्टली जेल है, ठीक है, वो जो मैंने बता दिया। एंड सिक्योरिटी ये तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आपको पता ही है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करना है, सोशल मीडिया करना है, आप लोग समझ सकते हो। तो सोशल मीडिया को बेसिकली यहाँ पर इसी के थ्रू किया जाता है, वो कोई अलग नहीं, अलग पार्ट नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम कोई अलग पार्ट नहीं है, एंड फेसबुक, ट्विटर, जितने भी चीज़ें हैं ये कोई अलग नहीं है, ये सब आपके वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के ही पार्ट है। तो अगर आप वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन को कर पा रहे हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो वो भी यही इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो सारी इसी के अंडर में आती हैं। नो डाउट कि वो भी एक तरह के वेब एप्लीकेशंस ही होते हैं जो कि फ़ोन एंड वेबसाइट पे दोनों चलते हैं। कमी भी उसी के जैसे होगी जो दोनों में कमियाँ होती है, जैसे वेब एप्लीकेशन में जो कमी होती है उसमें भी वही कमी होगी, ठीक है, सोशल मीडिया से। तो आप बेसिकली अगर आपको लगता है कमी ढूंढना ही है तो आप बग बाउंटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बग बाउंटी प्रोग्राम में क्या होता है कि वहाँ पर कंपनीज खुद बोलती हैं कि सिक्योरिटी टेस्टिंग करो, जो भी कमी रहे हमको बताओ, उसके बदले आपको पैसे मिलेगा, ठीक है। तो इलीगल एक्टिविटी मत करो, उससे करियर खत्म ही हो जाता है, मतलब नुकसान क्या होता है, पूरा ख़त्म ही हो जाता है करियर, ठीक है। तो बेसिकली आपको गलत एक्टिविटी तो करनी नहीं, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा था कि वो इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखो मैंने मॉड्यूल सेटअप कर रखा है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने मॉड्यूल किया, ठीक है, किसका, फेसबुक का। तो बस सिक्योर मतलब फॉर एग्जांपल पर्पस एंड कि CSRF क्या होता है, क्रॉस साइट फॉर्जरी अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको सेव कर दिया बेसिकली इसको, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी के ना सेटिंग में जाऊँगा, ठीक है, जनरल सेटिंग में। तो यहाँ पर अच्छा ये इसके सेटिंग में जाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी मुझे डालना है ताकि मेरे हिसाब से पता चल सके, मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि ये वही है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी पोस्ट है एवरीथिंग वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइटल की जगह लिख दूँगा NVH न्यू वर्जन हैकर एथिकल हैकिंग लैब, ठीक है। चलो और अच्छे से लिख देता हूँ इसको, दिस इज न्यू वर्जन हैकर एथिकल हैकिंग लैब, ठीक है। एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिंक नेम में डाल देता हूँ nvh.com, ठीक है, फिर www.nvh.com जो भी डाल सकते हैं डाल देता हूँ मैं। न्यू वर्जन हैकर .com है इसका मतलब,
एंड डिफ़ॉल्ट कैप्शन जो है ना वही डाल देता हूँ NBH एंड लैब्स, ठीक है, लैब्स। एंड ये डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन जो भी है हटा देता हूँ मैं। तो इतना रखेंगे, बाद हम सेव सेटिंग कर देंगे, दैट्स इट, ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब आगे की बारी आती है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड कैसे चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको WP स्कैन मतलब जो टूल यूज़ करेंगे यहाँ पर WP जो स्कैन है उसको यूज़ लेने वाले हैं। तो यहाँ पर WP स्कैनर वेबसाइट है एक, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर रजिस्टर करोगे। बट मतलब बेसिकली WP स्कैनर जो है ना ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी स्कैनर वेबसाइट है। तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो एंड उसको बेसिकली आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे इसमें पहले से रजिस्टर्ड है, तो सिंपली मैं आपको यूज़ बताता हूँ, आप लोग रजिस्टर कर लेना उसको, WP स्कैनर को। तो यहाँ पर मैं WP स्कैनर को टर्न ऑन करता, WP स्कैनर बेसिकली यहाँ पर कमांड रन करता हूँ। तो देखो WP स्कैन जो है ना, इसके लिए एक जब आप रजिस्टर करोगे तो वहाँ पर आपको API की देगा, ठीक है। उसका जो API की है, की देगा, बेसिकली टोकन देगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर WP टोकन जो है मैंने काली पे ही सेव कर रखा है, तो कोई इशू नहीं, हम काली पे ही प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर टोकन जो है कॉपी कर लूँगा, ठीक है, एंड देन मैं आगे कमांड दिखाता हूँ आप। तो यहाँ पर टोकन मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर मैं सिंपली WP स्कैन, ठीक है, देन यहाँ पर आपको की डालना होगा, तो हाइफन API टोकन, देन स्पेस दे के उसको टोकन को पेस्ट करोगे, देन हाइफन URL। तो जिस भी जगह पे आपको ये टेस्ट करना है, ठीक है, मतलब जिस भी वेबसाइट पे आपको टेस्ट करना है, तो अभी मैंने जो सिनेरियो बनाया है ना वो सोशल मीडिया वाला, फेसबुक वाला, तो वो मैंने बेसिकली जिस जगह पे बनाया है उसकी लिंक है मेरे पास। आप जिस पे टेस्टिंग करना चाहो उसकी लिंक डाल सकते हो, लेकिन परमिशन होनी चाहिए। विदाउट परमिशन मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा, वो अपने रिस्क पे करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर URL के बाद आपको सिंपली HTTP उसकी लिंक डाल देना है, :/, ठीक है, HTTP :/। देन यहाँ पर आपको उसका नाम डाल देना है, मतलब जो भी URL है, यहाँ पर URL जो है उसकी IP ही है 10.10.10.19, देन 8080, देन / NVHEH, देन / एंड यहाँ पर मैं इसका प्लगइन डिटेक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें प्लगइन यूज़ किया है, प्लगइन हाइफन प्लगइन्स है बेसिकली, हाइफन डिटेक्शन एग्रेसिव, देन हाइफन इन्यूमरेट, ठीक है। इन्यूमरेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली इन्यूमरेट के बाद VP लिख देना है, ठीक है। इन्यूमरेट VP क्या है, तो इन्यूमरेट VP ये इन्यूमरेशन वल्नरेबिलिटीज़ प्लगइन्स के लिए, जो भी प्लगइन्स होती है वल्नरेबिलिटीज़ की, उसको फाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कर दिया है। एंड टोकन आपको यहाँ पर ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। तो टोकन मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि मेरे आपके पर्सनल ID से रजिस्टर्ड होता है ये। तो टोकन मैंने ब्लर कर दिया है, तो ये नहीं दिख रहा होगा आपको, बाकी सारी चीज़ें दिख रही होगी। तो एंटर प्रेस करते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। देखो ये WP स्कैन स्टार्ट कर दिया इसने, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि आप इसका अच्छे से एक्सपीरियंस ले सको। तो यहाँ पर बेसिकली परफॉर्म हो चुका है, मतलब स्कैनिंग परफॉर्म हो चुकी है। एंड यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक देखो इतनी जो दिखा रहा है ना, यहाँ पर इसको बहुत मतलब जहाँ पर भी एक मिनट मुझे स्क्रॉल ऊपर करने दीजिए, मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रॉपरली सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ये देखिए बुलबार डिस्क्लोजर, एंड ये देखो 79 वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड हो चुकी है, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, जावा का नहीं है, ठीक है। एंड वीक हैशिंग
हैशिंग प्रोसेस वीक है। ओके, यहाँ पर देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, इसकी कमी यहाँ पर आई। XSS CSFRF, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो हमने देख लिया है, हमने XSS तो देख लिया है, ठीक है। क्रॉस साइट CSRF देखते हैं, ठीक है। तो हमने XSS तो देख लिया है, अब हम यहाँ पर CSFRF देखेंगे एंड यहाँ पर बता रहा है कि पॉसिबल है। तो इसके लिए बेसिकली मैंने पहले से एक स्क्रिप्ट बना के रखी है, उस स्क्रिप्ट को जैसे ही आप रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर उस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए मैं स्विच कर रहा हूँ विंडोज़ 11 में, क्योंकि CSFRF क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मतलब किसी और के थ्रू वो रन करा देना, ठीक है, मतलब किसी और के थ्रू रन करा देना। तो यहाँ पर देखो मैं विंडोज़ 11 से करवा रहा हूँ, ठीक है। एंड विंडोज़ 11 जैसे फॉर एग्जांपल वो जो आईडी है वो विंडोज़ 11 की है, ठीक है, मतलब वो जो यूज़र आईडी है वो विंडोज़ 11 की है एंड ये जो एडमिन है इसकी है एंड मैं उसको लिंक भेज के उसका पासवर्ड रीसेट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बेसिकली इसको एक स्क्रिप्ट भेजी है, वो जिसे उस पर क्लिक करेगा रन करेगा तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो ये होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग CSRF। तो इसको मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ पहले। सो वॉरियर्स फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर भेजी हुई है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हम उसके जो भी उसका वो है ना, जो भी उसने पोस्ट बनाया हुआ है उसका एक्सेस लेके उसमें चेंजेस कर सकते हैं बेसिकली स्क्रिप्ट के थ्रू। तो सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे एंड स्क्रिप्ट में अगर ये रन कर देता है यूज़र तो देखिए यहाँ पर आएगा एंड ओके पे जैसे ही क्लिक करेगा देखिए यहाँ पर कंटेंट हमने कुछ और डाला था, ठीक है, एंड ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये CSFRF होता है कि अगर कोई क्लिक करेगा उस लिंक पे, क्लिक करके वहाँ से अगर जाता है कोई, मतलब दूसरे यूज़र का डेटा चेंज होगा, स्क्रिप्ट हम भेजेंगे, रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, डेटा किसी और का चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए हमने एक्चुअल पोस्ट ये है, ठीक है, बट वहाँ पर चेंज कर दी गई, यहाँ पर चेंज कर दी गई है पोस्ट, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। और भी यहाँ पर स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बेसिकली हम यहाँ पर रन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो वॉरियर्स यहाँ पर बेसिकली ये मैंने यहाँ तक ही रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर सीखने के लिए है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक और वल्नरेबिलिटी होती है जिसके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये भी होता है, इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। देन यहाँ पर मेटास्प्लोटेबल को भी यूज़ किया जाता है इसको इन्यूमरेट करने के लिए एंड एक्सेस गेन करने के लिए, ठीक है। रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन मैंने बता दिया, एक होती है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एंड एक और वल्नरेबिलिटी जैसे कि log4j जो होता है उसकी वल्नरेबिलिटी होती है। देन यहाँ पर एक हम बहुत सारे टूल्स का यूज़ करके वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस में तो इतना सारा चीज़ें हम नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि गाइडलाइंस हैं, ठीक है। एक तरह से ओवरऑल सारे अटैक्स हम प्रैक्टिकली देखते हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा। एंड वो सारी चीज़ें आपको इससे भी एडवांस मिलेगी अगर आप कोर्सेस इनरोल कर लेते हो। बेसिकली यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आना, वहाँ पर कंटिन्यूसली सीखना एक डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि और भी सारी चीज़ें हैं, इससे भी वास्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इससे भी आगे चीज़ें हैं जो भी इससे भी एडवांस है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड आपको यहाँ पर बेसिकली ऐसा तैयार किया जाएगा कि जैसे आप कहीं पर भी इंटरव्यूज़ एवरीथिंग जाओ तो आपको सारी चीज़ें पता हो, ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि ये नया है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो उनके साथ जिनको इस वीडियो की नीड है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एंड जाते जाते
एक लास्ट, अगर आपको इनरोल करना है कोर्सेज में तो नंबर पे कांटेक्ट करो। एंड यहाँ पर आपको एडवांस, देखो किसी भी कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका लैब। अगर लैब प्रॉपरली है ना तो आप सारे प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो लैब अगर अच्छा है तो आप प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इसमें आपको लैब भी मिलेगा, मतलब मैं लैब भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप सारी प्रैक्टिस कर पाओ, है ना, प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाओ एंड एवरीथिंग। सो ज्वाइन करना है तो जल्दी से कांटेक्ट करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।